यार स्टार्ट करते हैं स्टोरेज का सेक्शन, जो कि बेसिकली अमेजोन की एक बड़ी ज़बरदस्त सर्विस है, सिंपल स्टोरेज सर्विस, जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। So, according to the simple definition, an online bulk storage service that you can access from almost any device, जो किसी भी डिवाइस से आप क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। And already we have much familiar with Dropbox, with iCloud, with Google Drive, with OneDrive। हमने स्टोरेज सर्विसेज बहुत सी यूज की हैं, बट फॉर फर्स्ट टाइम हम AWS की स्टोरेज सर्विसेज जो हैं, जो कि सिंपल स्टोरेज सर्विसेज हैं, उनके साथ इंटरेक्शन करने जा रहे हैं। अगेन दिस इज द ऑनलाइन बल्क स्टोरेज सर्विस दैट AWS प्रोवाइड। So according to the AWS definition, Amazon S3 has a simple web services. Amazon S3 has a simple web services interface that you can use to store and retrieve any amount of data. तो ये बेसिकली एक ऐसी सर्विसेज हैं जो कि आपको एज अ वेब सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, जिसके साथ आप इंटरेक्ट करते हैं और किसी भी किस्म का डाटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं और रिट्रीव करते हैं। और कोई स्पेसिफिक लिमिट है इसके ऊपर, लेकिन वो लिमिट जो है दैट इज अनबिलीवेबल, बहुत ज़्यादा हाई किस्म की लिमिट है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। एंड नो टाइम रिस्ट्रिक्शंस, यू कैन एक्सेस, you can store or you can retrieve your files at any time from anywhere on the web. So it gives any user access to same high scalable, reliable, fast, inexpensive data storage infrastructure that Amazon uses to run its own global network of websites. So अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने बताया था कि S3 बेसिकली जो है वो ग्लोबल सर्विसेज हैं AWS की। So the service aims to maximize the benefits of scale and to pass those benefits on the users. Users को maximum जो है वो benefits provide किए जाते हैं by this service. So the components of S3, कुछ अगर components की बात की जाए, so AWS primary storage है, you can store any type of file in S3. जो components हैं, first component is bucket. बकेट रूट लेवल फोल्डर्स जो हैं, जो सबसे पहला आप एक बकेट क्रिएट करते हैं, बेसिकली सिंपल वर्डिंग में आप यू कैन से दिस इज द फोल्डर यू कैन क्रिएट इन S3 as रेफर्ड एज बकेट। तो सिंपली जैसे हम अपनी मशीन के अंदर कोई फोल्डर क्रिएट करते हैं, इसी तरीके से यहाँ पर जो S3 की स्टोरेज सर्विस है, यू कैन क्रिएट योर फोल्डर्स, और उन फोल्डर्स को हम सिंपल फोल्डर्स नहीं बोलते, इन AWS टर्मिनोलॉजीज वी कॉल इट एज बकेट। सो द फर्स्ट फोल्डर which you create in S3 that is called your folder। और फोल्डर के अंदर डेफिनेटली सब फोल्डर्स भी हो सकते हैं, लेकिन दिस इज अ सेपरेट थिंग। अभी मैं बात करता हूँ कि सिंपली आपने एक फोल्डर क्रिएट किया और फोल्डर के अंदर यू कैन पुट योर एनी फाइल, योर एनी पिक्चर, योर म्यूजिक, योर वीडियोस, और जो भी वो आप फोल्डर के अंदर एक फाइल रखते हैं, वो फाइल बेसिकली क्या कहलाता है, वो फाइल बेसिकली एक ऑब्जेक्ट कहलाता है। एंड इफ यू हैव मल्टीपल फाइल्स, डेफिनेटली यू विल से देम एज ऑब्जेक्ट्स, उनको आप क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट्स बोलेंगे। सो सबसे पहला कंपोनेंट दैट इज बकेट, और बकेट इसको आप रिसेम्बलेंस दे सकते हैं जस्ट लाइक अ फोल्डर, बट ये फोल्डर जो है ये यूनिवर्सली जो है वो यूनिक होता है इसका नेम। ये ऐसा नहीं हो सकता कि एक मैंने फोल्डर बनाया है और वही फोल्डर आप भी बना लें, ऐसा नहीं हो सकता। दीज आर द ग्लोबली यूनिक फोल्डर्स। और उसके बाद उस फोल्डर के अंदर जो भी आप एक फाइल स्टोर करते हैं, वो बेसिकली क्या कहलाता है, आपका ऑब्जेक्ट कहलाता है। एंड व्हाट अबाउट द रीजन्स? सो व्हेन यू क्रिएट अ बकेट यू मस्ट सेलेक्ट अ स्पेसिफिक रीजन। जब आप बकेट क्रिएट करते हैं उस वक्त आपको रीजन जो है स्पेसिफाई करता है फॉर इट टू एग्जिस्ट, जिस रीजन पे एग्जिस्ट करती है। This means that any data you upload to S3 bucket will be physically located in that data center in that region. But best practice is select the region that is physically closest to you and reduce the transfer latency. Or if you are serving files to a customer based on a certain area of the world, create the bucket in a region closest to your customer to reduce the latency for your customer. So important thing to note, some AWS services only work with or communicate with each other if they are in the सेम AWS रीजन। तो कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जिनका सेम रीजन में होना जरूरी है, लेकिन जो S3 है बेसिकली दिस इज द ग्लोबल सर्विस
आपकी एक बकेट किसी भी रीजन पे है तो आप उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं किसी और रीजन से। तो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप देखना चाहें, फॉर एग्जांपल दिस इज स्पेसिफिक रीजन ऑफ AWS, और उसके अंदर आप क्या करते हैं, बकेट क्रिएट करते हैं, और बकेट के अंदर, बकेट से मीन्स आप एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, फोल्डर के अंदर यू कैन पुट मल्टीपल फाइल्स, और आप डायरेक्टली भी एक फाइल जो है वो अपलोड कर सकते हैं विदाउट क्रिएटिंग अ फोल्डर, और ग्लोबली आप इनको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। और brief introduction जो मैंने आपसे किया अभी, so Amazon is one of the main building blocks of AWS. It is advertised as infinitely scaling storage. It's widely popular and deserves its own section. Many websites use Amazon S3 as a backbone. Many AWS services uses Amazon S3 as an integration as well. जैसे कि मैंने आप लोगों को कुछ चीजें दिखाई कि जैसे आप लॉग्स वगैरह स्टोर करना चाहते हैं VPC के, वो आप S3 बकेट के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं, और आप इनको क्लाउड वॉच के ऊपर भी स्टोर कर सकते हैं। सो काफी AWS की सर्विसेज वो भी इंटीग्रेट होती हैं S3 के साथ, और आप एक्सटर्नली भी स्टोरेज जो है वो यूज कर सकते हैं। और बकेट्स के केस में नेमिंग कन्वेंशंस जो हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि आप कोई अपर केस नहीं यूज कर सकते, ना कोई अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, कैरेक्टर्स की लेंथ 3 to 63 हो सकती है, कोई IP एड्रेस नाम नहीं रख सकते बकेट का, और मस्ट स्टार्ट विद द लोअर केस लेटर और नंबर और लोअर केस से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और बकेट नेम मस्ट हैव अ ग्लोबली यूनिक नेम, दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट बिफोर, कि आपका जो बकेट का नेम होगा दैट शुड बी ग्लोबली यूनिक। और डेफिनेटली बकेट्स आर डिफाइंड एट द रीजनल लेवल, डिफाइन करते वक्त आप इनको किसी रीजन के अंदर क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। और जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स फाइल्स हैव अ की, और की इज अ फुल पाथ, की बेसिकली उसका फुल पाथ होता है। जैसे S3 के अंदर आपने एक बकेट क्रिएट की, माय बकेट, और उसके अंदर आपने डायरेक्टली क्या की, एक फाइल स्टोर कर दी। और द अदर ऑप्शन इज यू कैन क्रिएट योर बकेट एंड यू कैन प्लेस अ सब फोल्डर, and then you can place another folder, and then you can put your objects. So अगर इस सिंटेक्स को देखा जाए तो ये बेसिकली कंपोज होता है दो चीजों से, प्रीफिक्स एंड ऑब्जेक्ट नेम। ये जो आपका पूरा फोल्डर्स का पाथ होता है, फोल्डर्स एंड सब फोल्डर्स, दिस इज कॉल्ड योर प्रीफिक्स। और जो ऑब्जेक्ट होता है, जो फाइल होती है जो आपकी, वो बेसिकली उस ऑब्जेक्ट का नेम होता है। तो बकेट के बाद जो फोल्डर्स एंड सब फोल्डर्स हो उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स बोलते हैं। सो देयर इज नो कांसेप्ट ऑफ डायरेक्टरीज, डायरेक्टरीज का कोई कांसेप्ट नहीं है बकेट्स के अंदर, ऑल्दो the UI will trick you to think otherwise UI मतलब ऐसा आपको लगता है कि ये डायरेक्टरीज हैं, but these are not the directories, just keys with very long names that contain slashes। ये कीज हैं जो कि एक लंबे नाम के साथ हो सकती हैं और सेपरेट की जाती हैं स्लैशेस के साथ, ठीक है। सो मैक्सिमम जो, अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो सर, मेरा एक क्वेश्चन। जी जी सर, ये बेसिकली डैश होती है, नैश होती है, सैन, कौन सी स्टोरेज डैश की? सर इसका ये ऑब्जेक्ट स्टोरेज है, इसका नैस और सैन के साथ हमारा कोई वास्ता नहीं है। बैकएंड पे ये किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या है क्या नहीं, इसके ऊपर AWS आपको बिल्कुल भी कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं देता। इसके अंदर क्लासेस और बाकी सारी चीजें तो आपको दिखाई जाती हैं। ये सैन है, नैस है, इससे AWS हमें कहता है तुम्हारा कोई कंसर्न नहीं है। ये मैनेज सर्विसेज है AWS की तरफ से, और वो इस चीज की गारंटी देता है कि आप फाइल अपलोड करें, वो उसकी ड्यूरेबिलिटी, उसकी हाई अवेलेबिलिटी की गारंटी मैं दूंगा, रिगार्डलेस ऑफ सैन और नैस। Forget about this. चलें, ठीक ठीक है सर, थैंक यू। So object values are contents of the body. Maximum object size जो है वो 5 TB है। Maximum object size मतलब इतने object size का object जो है लोड कर सकते हैं, 5000 जो गीगाबिट है, 5 टेराबाइट। And if you are uploading more than 5 GB, आप मल्टी पैरेलल मल्टी पार्ट अपलोड का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। वो क्या है, टाइम मिला तो डिस्कस करेंगे। सो इसमें कुछ चीजें हैं, मेटा डाटा, टैग्स, वर्जन आईडीज, वी विल टॉक अबाउट इट व्हेन वी विल डू हैंड्स ऑन विद S3। मजीद आगे चलते हैं। सो वर्जन्स के बारे में यहाँ पे बात की जाएगी, ऑब्जेक्ट्स के बारे में और उनकी वर्जनिंग के बारे में। सो लेट मी टेक द कंसोल फर्स्ट। आप सबसे पहले कंसोल के ऊपर जाते हैं, और कंसोल के ऊपर जाकर आप डायरेक्टली जो है अंडर द स्टोरेज यू कैन सिलेक्ट S3। ओके, ऑलरेडी आई हैव क्रिएटेड वन बकेट। एक बकेट मैंने क्रिएट की हुई है जो कि लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने किसी क्लास के अंदर की थी, लास्ट सेशन के अंदर। सो लेट मी डू वन थिंग, मैं फिलहाल इसको क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, ताकि मैं आप लोगों को
एक बकेट जो है वो क्या कर सकूं, क्रिएट करके दिखा सकूं। So you can imagine right now we don't have any bucket, so let me create the first bucket। आप first bucket जो है वो create करते हैं और create bucket पे क्लिक करते हैं और फॉर एग्जांपल आप इसका नाम रखते हैं टेस्ट बकेट या आप लिखते हैं सिंपल डेमो। और इफ आई से टेस्ट बकेट, सो अगर मैं इसको क्रिएट करता हूँ, create this bucket, so it's giving the error bucket with the same name already exists। जैसे आप कभी ईमेल बनाते हैं अपना, तो अगर उस सेम ईमेल एग्जिस्ट करता हो तो आपको वो ईमेल नहीं करने देता। सो आपका जो बकेट नेम है दैट शुड बी ग्लोबली यूनिक, तो लिहाजा टेस्ट बकेट या कोई भी इस तरह की डेमो बकेट जो पहले से एग्जिस्ट करती है वो आपको कभी भी क्रिएट करने नहीं देगा। इसलिए बड़ा अजीब सा नाम रख के हम बकेट क्रिएट कर रहे हैं, टेस्ट बकेट 2021 ऑन कॉर्वेट। और उसके लिए स्पेसिफिकली यू नीड टू स्पेसिफाई द रीजन कि किस रीजन के अंदर जो है आप इसको क्रिएट करना चाहते हैं इस बकेट को। फॉर एग्जांपल राइट नाउ अगर आप देखें नकी आते हैं यार उसका भी जो है ना चीजें बहुत सी हैं, मगर इनके ऊपर पड़ गया तो बिल्कुल थोड़ा सा मैं आइडिया दूंगा। अभी मैं आ रहा हूँ उस तरफ, लेकिन थोड़ी सी कुछ चीजें जो मेन है कंपोनेंट्स में उसकी तरफ पहले जाना चाह रहा हूँ। सो बकेट क्रिएट करते वक्त आपकी कंसोल ग्लोबल है, बट you are creating this bucket into a specific region। For example, I'm going to create this bucket in our island region। और रीजन सेलेक्ट करने के बाद पहले ये बकेट एक्सेस जो है वो पब्लिकली एक्सेसिबल होती थी, बाद में कुछ लीकेज वगैरह हुई डेटा की, तो अब बाय डिफॉल्ट जब भी आप बकेट क्रिएट करते हैं तो उसमें हर तरह की पब्लिक एक्सेस जो है वो बाय डिफॉल्ट ब्लॉक होती है। एंड यू कैन अनसेलेक्ट दिस वन, और अगर आप इसको अनसेलेक्ट कर देते हैं तो आपकी बकेट जो है वो क्या होगी, पब्लिकली एक्सेसिबल होगी। सो आई एम लिविंग दिस ऑप्शन एज इट इज, और हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं और सिंपली आई एम गोइंग टू क्रिएट दिस बकेट। So we have created our first bucket, which is test bucket 2021 Corvette, और this is the specific region where we have created this bucket। और अगर मैं इस bucket पे click करता हूँ, so you can see the number of options are there: objects, properties, permission, metric, management, access points। So number of things are there। So इसके बाद आप definitely एक और folder create कर सकते हैं और डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, एक फाइल जो है इसके अंदर अपना ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल मैं अगर एक ऑब्जेक्ट जो है एक फाइल जो है, आप देखें एक फोल्डर के अंदर एक सब फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं और आप डायरेक्टली जो है वो फाइल्स भी अपलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, डेस्कटॉप पे जाता हूँ, कोई पिक्चर्स पड़ी है हमारे पास, तो मैं आप लोगों की अटेंडेंस है डे 1 की, इसी को अपलोड कर देते हैं। सो मैंने ये इमेज जो है ये सिलेक्ट की है, ठीक है, एंड दिस इज माय ऑब्जेक्ट। इसका साइज 1.5 MB है और इसको मैं क्या करता हूँ, सिंपली आई विल क्लिक ऑन अपलोड। सो नाउ दिस इज अपलोडिंग माय पिक्चर एंड द पिक्चर हैज बीन अपलोडेड सक्सेसफुली। और जैसे ही आपकी पिक्चर जो है वो सक्सेसफुली क्या हो जाती है, अपलोड हो जाती है, यू कैन क्लिक ऑन दैट। AWS PSCB 7th मई डे 1 इवनिंग, ये अटेंडेंस है जी आप लोगों की, और मैं इस पर क्लिक करता हूँ। सो here you can find the object URL। इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें आपको नजर आ रही हैं, ऑनर मेरा ईमेल नजर आ रहा है, आपको URI नजर आ रहा है, ARN नजर आ रहा है, टैग नजर आ रहे हैं, साइज नजर आ रहा है, टाइप नजर आ रही है। तो मैं सिंपली इस ऑब्जेक्ट URL जो है इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, और मैं इसको कॉपी करने के बाद दैट मीन्स दिस इज द URL फ्रॉम वेयर आई कैन एक्सेस दिस ऑब्जेक्ट। तो मैं इसको पेस्ट करता हूँ यहाँ पर। सो I am receiving an error and the error is access denied। आपको access जो है वो denied हो चुकी है, और ये वो रीजन है कि जब उसने शुरू में मुझसे पूछा था कि क्या तुमने इसको पब्लिकली एक्सेसिबल रखना है इस बकेट को या इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स को, तो मैंने वहां पर उसको चेक रहने दिया था और मैंने कहा था ब्लॉक ऑल द पब्लिक एक्सेस। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस दिखाना चाहता हूँ। अभी जरा इस URL को भी गौर से देख लें। इसमें बेसिकली कोई क्रेडेंशियल्स जो है वो प्रोवाइड नहीं किए जा रहे, लाइक मैं अपने अकाउंट्स के क्रेडेंशियल्स मेरे इसमें नहीं जा रहे, सिंपल जो है इस ऑब्जेक्ट का URL जो है वो पास कर रहा हूं मैं। और अगर मैं दोबारा कंसोल के ऊपर आऊं, जहां मैंने इस ऑब्जेक्ट को क्या किया है, डाउनलोड किया है, अपलोड किया है, और मैं ऑब्जेक्ट एक्शंस में आऊं और यहां से मैं इसको क्या करता हूं, फॉर एग्जांपल मैं ओपन करता हूं ऑब्जेक्ट एक्शंस में, मैं इसको क्या करता हूं, ओपन करता हूं। और जब मैंने इसको ओपन किया है, सो आई कैन
डायरेक्टली सी द ब्यूटीफुल फेसेस ओवर हियर, मेरे सामने बड़े खूबसूरत चेहरे नजर आ रहे हैं, तो मैं फौरन से मैंने एक्सेस कर लिया, मुझे पिक्चर नजर भी आ रही है। लेकिन जब मैंने ऑब्जेक्ट का स्पेसिफिक यूआरएल जो हिट किया तब मुझे कोई ऑब्जेक्ट नजर नहीं आया, बल्कि एक्सेस जो डिनाई होगी। एंड द रीजन इज के जब आप देखें इसका यूआरएल देखें, जरा इस यूआरएल को देखें और एक दफा फिर इस यूआरएल को देखें, तो सी द डिफरेंस। ये जो यूआरएल है जहां से मैंने डायरेक्ट इस ऑब्जेक्ट को ओपन किया है, तो वहां पर देखें आई एम प्रोवाइडिंग माय अकाउंट्स क्रेडेंशियल्स, मैं यहाँ पर कुछ क्रेडेंशियल्स जो अकाउंट के वो प्रोवाइड कर रहा हूँ। हे दैट इज मी, दिस इज मी एंड दिस इज माय अकाउंट, दिस इज द सिग्नेचर, मैं सारा कुछ प्रोवाइड कर रहा हूँ, तब मुझे इस ऑब्जेक्ट की एक्सेस मिल रही है। अगर आप सिंपली ये यूआरएल किसी के साथ शेयर करते हैं, जैसे आप मैगा के ऊपर या गूगल ड्राइव के ऊपर कुछ इमेजेस या वीडियोस वगैरह अपलोड करके यूआरएल शेयर करते हैं, तो आपको एक्सेस मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर अभी आपको एक्सेस नहीं मिल रही। एंड द रीजन इज के आपने, अगर आप ऑब्जेक्ट एक्शंस में जाए ना, तो यहाँ पे ऑप्शन है कि आप इस ऑब्जेक्ट को पब्लिक बनाना चाहते हैं कि नहीं बनाना चाहते। इफ आई मेक इट पब्लिक, मैं इसको पब्लिक बनाता हूँ, मैंने इसको पब्लिक बना दिया और पब्लिक मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और पब्लिक बना देता हूँ, तो उसने मुझे क्या दिया है, एरर दे दिया है, फेल टू एडिट पब्लिक एक्सेस, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन सी द एरर कॉलम इन द फेल टू एडिट द टेबल बिलो। अब ये मुझे बेसिकली क्यों एक्सेस नहीं दे रहा, कहता है पब्लिक एक्सेस इज ब्लॉक बिकॉज ब्लॉक पब्लिक एक्सेस सेटिंग और टर्न ऑन फॉर दिस बकेट। जो बकेट लेवल के ऊपर तुमने प्राइवेसी लगाई हुई है ना, वहां तुमने पब्लिक एक्सेस जब ब्लॉक की हुई है, लिहाजा अगर बकेट जो आपकी पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं है, तो उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं हो सकते। लिहाजा तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपनी बकेट के पास जाना है, आप बकेट पे जाते हैं दोबारा, और बकेट पे जाके आप यहाँ आते हैं, इस बकेट को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद आप प्रॉपर्टीज में जाते हैं, और आप लेटर ऑन भी इसको पब्लिक बना सकते हैं। एक तो जब आप बकेट क्रिएट कर रहे थे उस वक्त आप इसको पब्लिक बना रहे थे ना, इसके बाद भी आप इसको क्या बना सकते हैं, पब्लिक बना सकते हैं। सॉरी मैं गलत ऑप्शन पे आके परमिशंस पे आना है आप लोगों ने, और परमिशंस पे आके यू गाइस कैन सी कि यहाँ पर आप ब्लॉक पब्लिक एक्सेस बकेट सेटिंग जो है वो आपकी क्या है, इस टाइम ऑफ है। तो अगर आप इसको एडिट करें और इसको अनचेक कर दें, तो अनचेक करने के बाद if you save changes and you need to write confirm, set confirm, और इसके बाद अगर आप दोबारा से इस यूआरएल पे आए और इसको रीलोड करें, अगर उसने पब्लिक हमने नहीं किया, उस वक्त करे थे तो एरर दे दिया था, तो हमें एक दफा फिर वापस अपने उसके अंदर आना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट के अंदर, और ऑब्जेक्ट को आके हम डेफिनेटली क्या करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट एक्शंस में आएंगे, इसको यहाँ से भी पब्लिक करेंगे, तो उसके बाद इस यूआरएल से हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो पहले बकेट को आप पब्लिक बनाएंगे, फिर बकेट के अंदर यू माइट हैव मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, हो सकता है कि आपने बकेट के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स को पब्लिक बनाना है और कुछ को नहीं बनाना, तो आपको स्पेसिफिकली उस ऑब्जेक्ट लेवल पे ऊपर जाकर भी उसको क्या करना पड़ता है, पब्लिक करना पड़ता है, और उसके बाद फिर आप क्या कर सकते हैं, उस अपने ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक ऑब्जेक्ट जो आपने अपलोड किया है, हाउ वी कैन एक्सेस दैट और हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर ऑब्जेक्ट्स, हम अपने ऑब्जेक्ट्स को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, पब्लिक एक्सेस रखनी है नहीं रखनी, किन ऑब्जेक्ट्स की रखनी है, किन ऑब्जेक्ट्स की नहीं रखनी, ये सारी चीजें जो है आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, लोग अपनी पिक्चर्स देख रहे हैं कि मेरी पिक्चर कैसी आई है, मैं तो बहुत बुरा लग रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ। फॉरगेट अबाउट दिस, अटेंडेंस लगनी थी, लग गई है, इन लोगों की लगनी थी, उनकी लग गई है, जो रह गए हैं वो रह गए। एनीहाउ, सो उसके बाद एक बड़ी जबरदस्त ऑप्शन है, चीजें बहुत हैं यार S3 के अंदर, माजरत चाहूंगा कुछ चीजें अगर मिस हो जाएं, टाइम बहुत कम है हमारे पास, तो मैं कुछ ना मेन चीजों को हाईलाइट करना चाहूंगा, तो आप लोगों ने थोड़ी सी अटेंशन जो है अपनी साथ रखनी है मेरे। सो हम वापस आते हैं अपनी बकेट के ऊपर, Amazon S3, और ये हमारी बकेट है, और बकेट के अंदर अगर मैं बकेट को सिलेक्ट करता हूँ तो बहुत सी ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल मैं प्रॉपर्टीज में आता हूँ, सो प्रॉपर्टीज में आके यू कैन अनेबल बकेट वर्जनिंग, और बकेट वर्जनिंग क्या है, बकेट वर्जनिंग बाय डिफॉल्ट जो है वो डिसेबल हुआ करती है, इसको अगर आप अनेबल कर देते हैं तो उससे क्या होगा, उससे होगा कि अब मैं जैसे इस बकेट की वर्जनिंग जो है उसको अनेबल कर देता हूँ, और अनेबल करने के बाद अगर मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक और अपलोड करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं एक ऑब्जेक्ट अपलोड करता हूँ, और इस बार मैं डे 1 की नहीं, कोई डे 3 की एक अटेंडेंस जो है वो आप लोगों की अपलोड करता हूँ, तो
click on upload, and we have successfully uploaded our object. बकेट में जाते हैं दोबारा और इन पे क्लिक करते हैं कि आप इसको किसी एक को सिलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल मैं दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और मैं कहता हूँ शो वर्जन्स। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है शो वर्जन्स का बटन। ये बेसिकली नई कंसोल है, जिन्होंने पहले कभी प्रैक्टिस की होगी उनको शायद बटन नजर ना आ रहा हो। शो वर्जन्स की है, मैं क्लिक करता हूँ इस पे, तो आप देखें कि यहाँ पर वर्जन आईडी क्या आ रही है। पहले ऑब्जेक्ट पे जो डे 1 की टेंडेंसी आप लोगों की, उस पर वर्जन आईडी नल आ रही है, लेकिन जैसे ही मैंने वर्जनिंग को अनेबल किया और उसके बाद मैंने ये ऑब्जेक्ट अपलोड किया तो इसकी स्पेसिफिक एक वर्जन आईडी आ रही है। इस वर्जन आईडी का फायदा क्या है? वर्जन्स, लेट मी शो यू कि इसके वर्जन आप कहाँ देख सकते हैं। थोड़ी सी कंसोल के अंदर आई कैन सी द चेंज, थोड़ा सा चेंज मुझे नजर आ रहा है इसके अंदर। शो वर्जन्स, ये मुझे वर्जन डिस्प्ले नहीं करवा रहा। सर वो वर्जन में वाफिज हैं। ओ सॉरी, ऑब्जेक्ट में उधर टैब था वर्जन का। ये ऑब्जेक्ट्स के अंदर ही हूँ यार, नहीं, ये सिंगल ऑब्जेक्ट। सिंगल ऑब्जेक्ट पे। तो थोड़ी सी कंसोल चेंज वो हुई है सर और टैब ऊपर टैब प्रॉपर्टीज कहाँ परमिशन लेफ्ट। ये वर्जन यार यहाँ पे आ चुका है। वही तो मैं कह रहा हूँ, कंसोल में कुछ चेंज है, आई कैन नॉट सी द वर्जन। वरना क्या होता था कि वो जो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके शो वर्जन्स करते थे ना, वो उसके नीचे ही वर्जन दिखा दिया करता था। ठीक है, सो दिस इज अ वर्जन। बिल्कुल ये कंसोल थोड़ी सी अपडेट हुई है, जिसकी वजह से थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। अदरवाइज क्या होता था कि जब आपके ऑब्जेक्ट्स है ना, इन पे आप इनको आप सिलेक्ट करते थे या सिलेक्ट किए बगैर आप क्या कहते थे, शो वर्जन्स करते थे, तो वर्जन बेसिकली यहीं पे दिखा दिया करता था। मतलब इसको सिलेक्ट करता था, इसके नीचे मुझे वर्जन नजर आना शुरू हो जाते थे। तो अगर ये मुझे ऑप्शन देता है पुरानी कंसोल की, तो मैं बिल्कुल उसकी तरफ जा सकता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे ऑप्शन मिल नहीं रही। अगर आप पुरानी कंसोल पे जाना चाहते हैं, नहीं जी, पुरानी कंसोल की ऑप्शन फिलहाल नहीं नजर आ रही है यहाँ पे। एनी हाउ कोई बात नहीं यार, नई कंसोल के साथ ही हमें आगे चलना है। तो वर्जनिंग से क्या होता है, अगर आप जैसे एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट पे जैसे हम क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे वर्जन्स के टैब में है, तो यहाँ पे हमें इसका वर्जन नजर आ रहा है। और जो इससे पहले का ऑब्जेक्ट था, फॉर एग्जांपल डे 1 का, मैं इस पे क्लिक करता हूँ और इसके वर्जन पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे इसका कोई फाइल का कोई वर्जन जो है यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, करंट वर्जन नथिंग। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट मैंने तब अपलोड किया था जब मैंने वर्जनिंग को डिसेबल रखा था। और अब जो मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट यानी कि डे 3 की अटेंडेंस जो है वो अपलोड की, उससे पहले मैंने बकेट लेवल के ऊपर वर्जनिंग को अनेबल रखा, तो आई कैन सी द वर्जन ऑफ दिस फाइल ओवर हियर। सो लेटर ऑन, गिव मी 1 सेकंड यार। सो इसका फायदा क्या है वर्जनिंग का, कि अगर एक्सीडेंटली अगर आपसे कोई फाइल जो है वो ओवरराइट हो जाती है या आपसे डिलीट हो जाती है, तो वो डिलीट मार्कर के तौर पर आपका जो भी वर्जन रिमेनिंग होता है वो आपको दोबारा से एक्सेसिबल होता है। आप उसको दोबारा से क्या कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप ऑब्जेक्ट्स पे आते हैं, सो अगर मैं यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को क्या कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं डिलीट कर देता हूँ और मैं यहाँ पर डिलीट लिखता हूँ, और ये मेरा ऑब्जेक्ट जो है सक्सेसफुली क्या हो गया, डिलीट हो चुका हुआ है। और मैं दोबारा से वापस आता हूँ अपनी बकेट के अंदर,
और यहाँ पर अगर आप देखें शो वर्जन्स पे मैं क्लिक करता हूँ तो आपको वो जो डे 3 की जो पिक्चर थी अभी भी वो नजर आ रही है, और जो ओरिजिनल थी वो उसके साथ क्या आ रहा है, डिलीट मार्कर नजर आ रहा है आपको, मतलब अभी भी वो परमानेंटली डिलीट नहीं हुई। आप दोबारा से इसको क्या कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। तो थोड़ी ऑप्शंस क्या चेंज हुई है, कंसोल क्या चेंज हुई है, अब शो वर्जन्स, जो वर्जन्स मतलब कोई पिक्चर आपसे डॉक्यूमेंट डिलीट हो गया तो शो वर्जन करेंगे, वर्जन आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। अगर उसका स्पेसिफिक वर्जन देखना है तो बेसिकली आप उस पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो वहां पे जाके आपको वर्जन नजर आएगा। बेसिकली इसका तो कोई वर्जन है नहीं क्योंकि इससे पहले हमने वर्जनिंग को क्या रखा था, डिसेबल रखा था। सो वर्जनिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है AWS का। जैसे यहाँ पे देखें, अब आपको वो डे 3 की वो अटेंडेंस नजर नहीं आ रही, वो ऑब्जेक्ट, वो पिक्चर नजर नहीं आ रही। लेकिन अगर मैं शो वर्जन करता हूँ तो मेरे पास एक डिलीट मार्कर भी है और उसका जो लेटेस्ट वर्जन था वो भी मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। तो स्टिल मैंने अभी तक अपना ऑब्जेक्ट जो है वो लूज नहीं किया। अगेन यू कैन एक्सेस द प्रीवियस वर्जन और द लेटेस्ट वर्जन, जो भी आप डिलीट करते हैं लेटेस्ट कर देते हैं, प्रीवियस वर्जन मिल जाएगा, प्रीवियस वर्जन करते हैं तो उसकी एक कॉपी जो है वो आपको मिल जाया करती है। सो दैट्स द बेनिफिट ऑफ वर्जनिंग, ये वर्जनिंग का जी फायदा है जो कि आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं। उसके बाद इंक्रिप्शन है। इंक्रिप्शन दिस इज द ग्रेट फीचर। हमारे पास 4 मेथड्स हैं इंक्रिप्शन के, SSE S3 और SSE KMS, SSC और क्लाइंट साइड इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन का बेसिकली फायदा क्या है, फायदा ये है कि अगर आप इंक्रिप्शन जो है करना चाहते हैं कि जब भी आप एक अपना ऑब्जेक्ट अपलोड करें तो पहले वो इंक्रिप्ट हो, और इंक्रिप्ट होने के बाद जो है वो आपकी बकेट के अंदर क्या हो, अपलोड हो, तो आप एक सर्विस जो AWS की वो यूज कर सकते हैं, SSE S3 सर्विस साइड इंक्रिप्शन। S3 इंक्रिप्शन यूजिंग की हैंडल्ड और मैनेज्ड बाय Amazon S3 ऑब्जेक्ट इज इंक्रिप्टेड सर्वर साइड पे ऑब्जेक्ट जो है आपका इंक्रिप्ट होता है, और उसके लिए जो एल्गोरिदम है यू कैन यूज AES 256 इंक्रिप्शन टाइप, और उसका आपको हेडर जो है वो सेट करना पड़ता है XAMC सर्वर साइड इंक्रिप्शन AES 256। ये प्रैक्टिकली इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इसको करके भी देखें। सो व्हेनेवर यू अपलोड एन ऑब्जेक्ट और बिफोर अपलोडिंग इनटू द बकेट, वो क्या करेगा, वो बेसिकली आपके इस ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, इनक्रिप्ट करेगा, और इनक्रिप्ट करने के बाद आपके ऑब्जेक्ट को बकेट के अंदर क्या करेगा, अपलोड करेगा। सो दिस इज द पर्पस ऑफ SSE S3। और उसके बाद आपके पास आती है SSE KMS की मैनेजमेंट सिस्टम। सो इंक्रिप्शन यूजिंग कीज हैंडल एंड मैनेज बाय KMS, ये बेसिकली AWS की सर्विस है KMS, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। KMS एडवांटेज यूजर कंट्रोल एंड ऑडिट ट्रेल। तो ऑब्जेक्ट इज इंक्रिप्टेड एट सर्वर साइड, उसके लिए ये हेडर है AWS कॉलन KMS। और इसमें भी क्या होता है कि डेफिनेटली आप जब ऑब्जेक्ट अपलोड करते हैं तो ऑब्जेक्ट के साथ पहले जो है KMS की सर्विस को यूज करके आपकी जो कस्टमर मास्टर की है उसके साथ आप इसको इंक्रिप्ट करते हैं। इंक्रिप्ट करने के बाद बकेट के अंदर क्या करते हैं, अपलोड करते हैं। और उसके बाद तीसरी है जी आपके पास क्लाइंट। सो बेसिकली इसमें क्लाइंट साइड की तरफ से ही की जो है वो ऑब्जेक्ट के साथ डाटा की जो है वो हेडर के साथ ही अटैच होती है। उसके बाद क्लाइंट साइड प्रोवाइडेड की के साथ इंक्रिप्शन करके Amazon जो है इसको क्या करता है, अपलोड करता है आपकी बकेट के अंदर। और उसके बाद है एक टोटली क्लाइंट साइड इंक्रिप्शन। क्लाइंट साइड इंक्रिप्शन में सारी जो हेडिक है वो सारी क्लाइंट की होती है। क्लाइंट जो है डिफरेंट SDKs को यूज करके आपकी की जो है उसको इंक्रिप्ट करता है। इंक्रिप्ट करने के बाद आप सिंपली जो है वो बकेट के अंदर क्या करते हैं, इसको अपलोड करते हैं। सो क्लाइंट मस्ट encrypt data themselves before sending to S3. Client must decrypt the data themselves when retrieving from S3. अपलोड करते वक्त और रिट्रीव करते वक्त क्लाइंट ही जो है इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन जो है अपनी साइड से इसको क्या करेगा, मैनेज करेगा। कस्टमर फुली मैनेज द कीज एंड इंक्रिप्शन साइकिल, ये सारी चीजें जो है क्लाइंट साइड को खुद से क्या करनी है, मैनेज करनी है। उसके बाद स्टोरेज क्लासेस हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ S3 स्टोरेज क्लासेस, जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ क्लासेस है। इसमें S3 स्टैंडर्ड जनरल पर्पस है, S3 स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस है, S3 वंस ऑन इनफ्रीक्वेंट एक्सेस है, और S3 इंटेलिजेंट टीयरिंग है, Amazon ग्लेशियर है, Amazon ग्लेशियर डीप आर्काइव है, और रिड्यूस रिडेंडेंसी स्टोरेज है जो कि डेप्रिकेट कर दी गई है, इसको निकाल दिया गया है AWS की सर्विसेज से। कंसोल पे शायद अभी भी नजर आ जाए लेकिन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के अंदर इसको यूज नहीं किया जाता। सो क्या क्लासेस हैं स्टोरेज की, क्या पर्पस है इनका, तो कहते हैं अगर आप आते हो ना S3 स्टैंडर्ड जनरल पर्पस की तरफ, सो दिस इज हाईली कॉस्टली, ये बहुत ज्यादा कॉस्टली सर्विसेज हैं जो जनरल पर्पस है S3 की स्टैंडर्ड। जैसे ऑन डिमांड इंस्टांसेस सबसे महंगे हुआ करते थे, इस तरह स्टोरेज क्लासेस के अंदर S3 स्टैंडर्ड जनरल पर्पस जो है वो सबसे महंगी है।
महंगी क्यों है? इसलिए भी है कि इसके अंदर आपको हाई ड्यूरेबिलिटी 99.119% जो है ऑब्जेक्ट्स की हाई ड्यूरेबिलिटी आपको Amazon गारंटी करता है एंड अक्रॉस द मल्टीपल एजी करता है। एंड इफ यू स्टोर this amount of objects with Amazon S3, you can on average expect कि आप expect पता क्या कर सकते हैं? ये कर सकते हैं कि in a loss a single object once every 10,000 years, 10,000 साल के अंदर जो है वो बस आप एक सिंगल ऑब्जेक्ट का लूज होना इमेजिन कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आपके इतने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं। तो दिस इज वेरी वेरी हाईली ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइडेड बाय द AWS और 99.99% अवेलेबिलिटी ओवर अ गिवन ईयर। मतलब इतना गारंटी करना किसी ऑब्जेक्ट का कि 99.99% आपको अवेलेबिलिटी की गारंटी मैं दूंगा, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यूज केसेस क्या है कि S3 स्टैंडर्ड जनरल पर्पस हम कहाँ पे यूज करते हैं? जहां पर हम बिग डाटा एनालिटिक्स की बात करें, मोबाइल ऐप एंड गेमिंग एप्लीकेशंस की बात करें या कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो वहां पर बेसिकली हम S3 स्टैंडर्ड जनरल पर्पस को यूज करते हैं। और उसके बाद हमारे पास जो है वो नेक्स्ट जो स्टोरेज टाइप आती है वो आती है जी स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। S3 स्टैंडर्ड है बट दिस इज नॉट जनरल पर्पस, दिस इज इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। नाम से जरा क्लियर हो रहा है, इनफ्रीक्वेंट एक्सेस यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनको आप फ्रीक्वेंटली एक्सेस नहीं करते, जिनकी आपको कभी कभी जरूरत पड़ती है और अचानक जरूरत पड़ती है, जैसे डिजास्टर रिकवरी और बैकअप्स के पर्पस में आपको जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये इसका यूज केस है। अगेन इसके अंदर 99.119% हाई ड्यूरेबिलिटी और 99.9% अवेलेबिलिटी आपको मेक श्योर करता है अक्रॉस द मल्टीपल एजी एंड लो कॉस्ट कंपेयर टू S3 स्टैंडर्ड। डेफिनेटली S3 स्टैंडर्ड से इसकी कॉस्ट क्या है? कम है। और इसके बाद आपकी आती है, क्लासेस को जरा देखते जाइएगा, जरा फास्ट पेस पे मैं चल रहा हूँ टाइम शॉर्टेज होने की वजह से। सो S3 वन जोन, नाम से क्लियर होना चाहिए कि इसमें मल्टीपल एसी का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। दिस इज सेम एज द S3 स्टैंडर्ड और S3 इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, बट डाटा जो आपका स्टोर होता है वो सिंगल एजी के अंदर होता है। दैट मींस अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। अगर आपका एजी लॉस हुआ, एजी डिस्ट्रॉय हुआ ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर, तो आपके ऑब्जेक्ट्स जो हैं, आपकी स्टोरेज जो है वो बिल्कुल क्रैश कर जाएगी। So high durability 99.119% of objects in a single AZ। Single AZ के अंदर भी आपको durability इतनी provide करता है और availability 99.5% in a single zone। Low latency and high throughput performance होती है इसके अंदर। और use cases क्या है? use cases जो है वो इसके मैंने आपको बताया स्टोरिंग सेकेंडरी बैकअप कॉपीज, मतलब जहां पे आपको आपने एक सेकेंडरी कॉपी रखी हुई है, एक प्राइमरी कॉपी, एक सेकेंडरी कॉपी, और एहतियात से आपने डाटा की कॉपी रखी हुई है इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो आप कहते हैं यार इसको तो मैंने सेकेंडरी बैकअप रखा हुआ है, तो लिहाजा मल्टी एसी के अंदर मुझे कॉस्ट महंगी पड़ती है, और बेसिकली IaaS से ये 20% जो है वो आपको कम कॉस्ट पड़ती है इसकी। सो बैकअप ऑफ कॉपीज ऑफ ऑन प्रेमिस डाटा और स्टोरिंग डाटा यू कैन रिक्रिएट, मतलब ऐसा डाटा आप क्या करते हैं इसके अंदर रखते हैं जो कि आप दोबारा से रिक्रिएट भी कर सकते हैं। इतना सेंसिटिव डाटा नहीं है आपका, ठीक है, तो वहां पर आप ये थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। उसके बाद आती है S3 इंटेलिजेंट टियरिंग। इंटेलिजेंट टियरिंग के अंदर क्या होता है कि वो ना आपका बेसिकली मॉनिटर कर रहा होता है। मॉनिटर क्या कर रहा होता है? ऑब्जेक्ट्स का पैटर्न, कि आप कौन से ऑब्जेक्ट्स फ्रीक्वेंटली एक्सेस करते हैं और कौन से इनफ्रीक्वेंट एक्सेस करते हैं। तो जो आप इनफ्रीक्वेंटली एक्सेस करते हैं उनको ना अपग्रेड करता रहता है डिफरेंट स्टोरेज के अंदर, ताकि आपको कॉस्ट कम से कम पड़े। ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज इंटेलिजेंट टियरिंग। सो सेम लो लेटेंसी एंड हाई थ्रूपुट परफॉर्मेंस लाइक ऑफ S3 स्टैंडर्ड। स्मॉल मंथली मॉनिटरिंग एंड ऑटो टियरिंग फी, बहुत कम फी पड़ती है इसके ऊपर मॉनिटरिंग की, ऑटो टियरिंग की। और एक्चुअल बेनिफिट क्या है इसका? ऑटोमेटिकली मूव्स ऑब्जेक्ट बिटवीन टू एक्सेस टियर्स बेस्ड ऑन चेंजिंग एक्सेस पैटर्न। ये चेंजिंग एक्सेस पैटर्न को खुद से मॉनिटर करता है, डिटेक्ट करता है, और एक्सेस टियर्स की बेस पे ना टियर बेस कुछ स्टोरेज जैसे भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये उनको ग्रेजुअली क्या करता रहता है? मूव करता रहता है। डिजाइन फॉर ड्यूरेबिलिटी across the multiple AZ, resilient against events, the impact and entire availability zone, designed for 99.9% availability over a given year. So that's the beauty of S3 intelligent tiering, कि automatically ट्रैफिक का पैटर्न मूव करके उसको अपडेट कर देता है। और उसके बाद आते हैं आपके Amazon Glacier, जो कि बेसिकली सबसे लॉ कॉस्ट होते हैं। मतलब ऊपर जितने भी हमने स्टोरेज क्लासेस पढ़ी, लॉ कॉस्ट ऑब्जेक्ट स्टोरेज मेंट फॉर आर्काइविंग और बैकअप पर्पस के लिए। डाटा इज रिटेन फॉर द लॉन्ग टर्म लाइक टेंस ऑफ ईयर्स। तो जहां पे आपका बहुत लॉन्ग टर्म डाटा कैप्ट करने का प्लान हो, तो वहां पर आप Amazon ग्लेशियर की तरफ मूव करते हैं। तो ऑल्टरनेटिव टू ऑन प्रेमिसेस मैग्नेटिक टेप स्टोरेज, जैसे कहता है आप ऑन प्रेमिसेस को मैग्नेटिक टेप स्टोरेज यूज करते थे, बेसिकली Amazon ग्लेशियर का वही कॉन्सेप्ट है। एवरेज एनुअल durability is 99.19%, cost
per storage or per month is $0.004 per GB प्लस रिट्रीवल कॉस्ट। तो बहुत मिनिमम सी कॉस्ट है जो उसके ऊपर आपको पड़ती है, ठीक है। एंड आर्काइव्स आर सॉर्ट इन वॉलेट्स। सो इसके अंदर एक Amazon ग्लेशियर है, उसके बाद Amazon ग्लेशियर डीप आर्काइव है, और इसके अंदर हमें ना मुख्तलिफ स्टैंडर्ड दिए जाते हैं। जैसे रिट्रीवल ऑप्शन जो है ना ग्लेशियर डीप आर्काइव के अंदर आपको 3 तरह की दी जाती हैं, एक एक्सपीडाइटेड और स्टैंडर्ड और बल्क। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं तो इसमें रिट्रीवल टाइम 1 to 5 मिनट है, स्टैंडर्ड की तरफ जाते हैं तो 3 to 5 आवर्स हैं, और बल्क की तरफ जाते हैं तो 5 to 12 आवर्स है। मिनिमम स्टोरेज ड्यूरेशन जो है वो 90 डेज है। 90 डेज तक आपका ऑब्जेक्ट किसी और किसी एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड की तरफ रहेगा, उसके बाद आप किसी और की तरफ मूव कर सकते हैं। और डीप आर्काइव और लॉन्ग टर्म स्टोरेज चीपर है, इसके अंदर भी 3 स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड है, बल्क है, और स्टैंडर्ड के अंदर 12 आवर्स रिट्रीवल टाइम है और बल्क के अंदर 48 आवर्स टाइम है। तो जब आपको कंसर्न हो कि यार मुझे अगर डाटा रिट्रीव करना पड़ भी जाए तो कम से कम मैं 48 आवर्स बियर कर सकता हूँ, अपना डाटा रिट्रीव होने का इंतजार कर सकता हूँ, तो आप बिल्कुल इसकी तरफ जाते हैं क्योंकि आपको चीपर भी पड़ती है। और अगर आपको जल्दी से इसको रिट्रीव करना है 1 to 5 मिनट, 3 to 5 आवर्स और 12 आवर्स, तो डेफिनेटली फिर आप Amazon ग्लेशियर की तरफ जाते हैं, तो आप डीप आर्काइव की तरफ जाते हैं। So these are the storage classes provided by Amazon S3. Overall एक ही गो में इनका अगर आप रिव्यू लेना चाहते हैं तो you can see this table. इसमें S3 Standard, Intelligent Tiering, S3 Standard IA, S3 OneZone IA, S3 Glacier और S3 Glacier Deep Archive. Designed for durability, almost all are same, सब same है। Availability 99.99, 99.9, फिर 9, फिर 5, फिर 99, फिर 99%। और अवेलेबिलिटी 99.9 एंड सो एंड सो फॉर 99 और फिर 99.99। अवेलेबिलिटी जोन सारों में एक 3 से ज्यादा अवेलेबिलिटी जोन में आपका डाटा स्टोर किया जाता है, एक्सेप्ट फ्रॉम वन जोन आइए, उसका नाम ही वन जोन है, वन जोन से मुराद सिंगल अवेलेबिलिटी जोन। और मिनिमम कैपेसिटी स्टोरेज पर ऑब्जेक्ट, इसमें मिनिमम डाटा आपका इतना होना चाहिए, बाकियों में कोई आपके ऊपर लिमिट नहीं है। मिनिमम स्टोरेज ड्यूरेशन चार्जेस, कितनी देर डाटा स्टोर रहेगा तो आपको चार्जेस पड़ना शुरू होंगे। इसके अंदर स्टैंडर्ड के अंदर जो है वो आपको वैसे ही पड़ना शुरू हो जाते हैं। इसमें कम से कम 30 डेज 30 डेज 30 और इसके ऊपर 90 डेज और इसके ऊपर 180 डेज। रिट्रीवल फ्री कोई नहीं है इनके ऊपर पर जीबी रिट्रीवल फीस पड़ती है आपको, ठीक है। और अगर आप थोड़ा सा मजीद कॉस्ट का आइडिया लेना चाहें तो यहाँ पर आप बेसिकली कॉस्ट प्लान भी देख सकते हैं कि मैं किस क्लास की तरफ जाता हूँ तो उसके ऊपर मुझे स्टोरेज पे कितनी कॉस्ट पड़ेगी, रिट्रीवल पे कितनी कॉस्ट पड़ेगी, टाइम टू रिट्रीव कितना लगेगा और मॉनिटरिंग कॉस्ट क्या पड़ सकती है। So you can see this table. तो इसके अंदर स्टैंडर्ड के अंदर इंस्टेंस रिट्रीवल है, इसके अंदर भी इंस्टेंस रिट्रीवल है, सबके ऊपर है, लेकिन इसके ऊपर जो 3 मॉडल्स मैंने आपको प्रेजेंट किए थे वो नजर आ रहे हैं। रिट्रीवल कॉस्ट कितनी पड़ेगी पर जीबी, पर 1000 रिक्वेस्ट, सॉरी पर 1000 रिक्वेस्ट वो आपको नजर आ रही है। और स्टोरेज कैपेसिटी पर जीबी पर मंथ, मतलब 1 जीबी के ऊपर आपको इतनी कॉस्ट पड़ेगी S3 स्टैंडर्ड के अंदर, टिलन टियरिंग के अंदर और स्टैंडर्ड आईए के अंदर इतनी कॉस्ट पड़ेगी पर मंथ एंड सो फॉर। तो दीज आर द स्टोरेज क्लासेस रिव्यूज, और उसकी प्राइसिंग जो है वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। ये बेसिकली एक चार्ट है कि किस तरीके से आप इंटेलिजेंट टियरिंग के अंदर मूव करते हैं। स्टैंडर्ड आईए से आप इंटेलिजेंट टियरिंग लगाते हैं तो वन जोन आईए से ग्लेशियर, ग्लेशियर से आगे डीप आर्काइव की तरफ जा सकते हैं। तो ये कुछ फ्लो चार्ट्स हैं जो आप बिल्कुल ओपन सोर्स में देख सकते हैं किसी भी टाइम इंटरनेट के ऊपर। लाइफ साइकिल रूल्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक लाइफ साइकिल रूल जो है एक बकेट का वो आप बना सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट का बना सकते हैं। इसमें आप ट्रांजिशन भी कर सकते हैं और एक्सपायरेशन भी कर सकते हैं। ट्रांजिशन से मुराद क्या है कि आप कहते हैं कि यार मेरा जो डाटा है ना, सबसे पहले मैं डेफिनेटली अपलोड करूंगा स्टैंडर्ड के ऊपर। फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड के अंदर करता हूं तो मैं कहता हूं आफ्टर 60 डेज इट शुड मूव माय ऑब्जेक्ट्स टू स्टैंडर्ड आईए, ताकि मुझे पहले 60 दिन मैंने बहुत ज्यादा उनको रिट्रीव करना होता है, उसके बाद जो पुराना डाटा हो जाता है उसको मैं बहुत कम एक्सेस करता हूँ, तो उसके ऊपर मुझे कॉस्ट भी कम पड़नी चाहिए। तो लिहाजा आप कहते हैं कि इसको आप स्टैंडर्ड आईए में इनफ्रीक्वेंट एक्सेस पे मूव कर दें आफ्टर 60 डेज। और 60 डेज जब गुजर जाएं तो उसके बाद क्या करें, आफ्टर द 6 मंथ्स के बाद इसको आप ग्लेशियर पे मूव कर दें, क्योंकि अब ये डाटा मेरा बहुत पुराना हो गया है, जो बाद में कभी शायद मुझे ऑडिट पर्पस के लिए चाहिए हो तो आप उसको वहां पे मूव कर दें। एक्सपायरेशन से मुराद डिलीशन है कि आप चाहते हैं कि यार 365 डेज के बाद ना मेरा डाटा या ओल्ड वर्जन, जैसे मैं आपको वर्जनिंग दिखाई, उस वर्जन जो है वो वर्जन जो डिलीट हो जाए। बट इफ वर्जनिंग इज अनेबल्ड, मतलब ये मेक श्योर करना है कि वर्जनिंग अनेबल हो, अदरवाइज आपके वर्जन डेफिनेटली जो है
वो डिलीट नहीं होंगे या उसके ऑप्शन ही आपने डिसेबल की होगी। और इसको आप देख कहाँ पे सकते हैं, मैं आप लोगों को कंसोल पे दिखाता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल ये आपकी बकेट है, इस पर आप क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप आते हैं फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट के अंदर। यहाँ पे आपको पहला ही रूल जो नजर आ रहा है वो लाइफ साइकिल रूल नजर आ रहा है। राइट नाउ हमारे पास कोई भी रूल नहीं है। आप एक लाइफ साइकिल रूल क्रिएट करते हैं इस बकेट का, उस रूल को कोई भी नाम देते हैं, ठीक है। सो आप कहते हैं जी कोई भी लिख देते हैं अभी रूल, और आप लिमिट लगाते हैं चूज अ रूल स्कोप, दिस रूल अप्लाइज टू ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन द बकेट। या आप लिमिट लगाना चाहते हैं किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, या फिल्टर लगाना चाहते हैं कि वर्ड की फाइल्स के ऊपर फिल्टर लगाना चाहते हैं, एक्सेल की फाइल के ऊपर या पिक्चर्स के ऊपर, या कोई भी आपके जो ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। आप कहते हैं नहीं, इस बकेट के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सबके ऊपर मैं रूल लगाना चाहता हूँ। आप एक्नॉलेज कर लेते हैं, और एक्नॉलेज करने के बाद आप बताते हैं कि मुझे ट्रांजिशन का रूल लगाना है, या एक्सपायरेशन का लगाना है, या परमानेंटली डिलीट का लगाना है, प्रीवियस वर्जन का, या डिलीट एक्सपायर्ड डिलीट मार्कर्स के ऊपर मुझे ये रूल लगाना है। तो आप कहते हैं मुझे ट्रांजिशन के ऊपर लगाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहते हैं ट्रांजिशन के ऊपर लगाना है, तो अभी मेरे ऑब्जेक्ट्स जो है वो स्टैंडर्ड के अंदर है, इसलिए मुझे यहाँ पर आपको जो है ना जनरल पर्पस के अंदर है, इसलिए आपको जनरल पर्पस यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। आप ये बताना चाह रहे हैं आपके अभी करंटली जो भी मेरी बकेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसको पता है वो स्टैंडर्ड क्लास के अंदर है, तो डेफिनेटली आप कहते हैं कि आफ्टर 60 डेज ऑफ द क्रिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, इनको तुम मूव कर देना कहाँ पर, स्टैंडर्ड आईए के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद फिर आप और कहते हैं कि अब देखें, अब आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड आईए ऑप्शन भी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि उसको पता है तुम वो रूल ऐड कर चुके हो। उसके बाद आप कहते हैं कि इनको ना इसके बाद ग्लेशियर पे मूव कर देना, और कितनी देर बाद, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं 356 डेज के बाद जो है ना तुम इनको क्या कहते हैं ना ग्लेशियर पे मूव कर देना। तो ये ऑटोमेटिकली क्या करता रहेगा बैक एंड के ऊपर, अभी जो मैंने ऑब्जेक्ट अपलोड किया है ना उसके 60 दिन बाद ये उसको स्टैंडर्ड आईए में मूव कर देगा, और जब मूव कर देगा तो उसके 365 डेज के बाद ये बेसिकली क्या करेगा, उसको ग्लेशियर के ऊपर मूव कर देगा। आपने 365 का बेसिक, आप इसके ऊपर 90 कर दें, ठीक है। तो 90 डेज के बाद जो है वो कहाँ चला जाएगा, ग्लेशियर के ऊपर मूव कर जाएगा। सो यू कैन क्रिएट दैट रूल्स, दिस काइंड ऑफ रूल्स, ट्रांजिशन के, डिलीशन के, आप ये रूल बिल्कुल बना सकते हैं। एंड वंस यू क्रिएटेड द रूल, जब आपने ये रूल क्रिएट कर दिया, तो ये क्रिएट करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना, ऑटोमेटिकली आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो ऑटोमेटिकली दूसरे जो स्टोरेज क्लासेस हैं उनके ऊपर मूव करते रहेंगे। तो दिस इज आवर रूल, एनेबल्ड है, एंटायर बकेट के ऊपर है, ट्रांजिशन टू स्टैंडर्ड आईए देन ग्लेशियर, मतलब उससे पूरा एक फ्लो दिखाया कि कहाँ कहाँ पे मूव करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द रूल्स, जो कि लाइफ साइकिल रूल्स होते हैं हमारे। और स्नैरियो है, स्नैरियो को आप लोग पढ़ लीजिएगा, अभी टाइम कम है तो मैं थोड़ा सा मजीद आगे जा रहा हूँ। तो यहाँ पर एक चीज जो हमने अभी थोड़ी सी मिस की है वो मुझे करवानी है जरा। तो एक इम्पॉर्टेंट यूज केस जो मैं करवाना चाहता हूँ बकेट पॉलिसीज के ऊपर, कि यू कैन क्रिएट द बकेट पॉलिसीज जो कि जेसन बेस्ड पॉलिसीज है। जैसे आपने आईएम के अंदर देखा था, मैंने आपको पॉलिसीज क्रिएट करके दिखाई थी, इसमें रिसोर्सेज जो है वो बकेट्स और बकेट के ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। एक्शन सेट ऑफ एपीआई टू अलाउ और डिनाई, एक्शन के अंदर आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट अलाउ कर सकते हैं, डिनाई कर सकते हैं। इफेक्ट्स अलाउ और डिनाई, प्रिंसिपल द अकाउंट और यूजर टू अप्लाई द पॉलिसी टू, ठीक है। सो S3 बकेट पॉलिसी फॉर ग्रांट पब्लिक एक्सेस टू द बकेट, कि आप पब्लिक एक्सेस देना चाहते हैं बकेट को कि नहीं। फोर्स ऑब्जेक्ट्स टू बी इंक्रिप्टेड एट अपलोड, कि जब भी कोई आप ऑब्जेक्ट अपलोड करें या आपका कोई स्टोरेज का बंदा अपलोड करे तो इस चीज को मेक श्योर करना हो कि हर ऑब्जेक्ट जो है इंक्रिप्ट होने के बाद अपलोड हो, तो उसके लिए आप पॉलिसी क्रिएट कर सकते हैं। एंड ग्रांट एक्सेस टू अनदर अकाउंट, क्रॉस अकाउंट, और अगर आपने दूसरा अकाउंट जो है उसको अपने S3 बकेट की एक्सेस देनी है कि नहीं देनी, तो इन पर्पसेस के लिए आप क्या बना सकते हैं, बकेट पॉलिसीज बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल if we want to create the bucket policy, for example जैसे मैंने यहाँ पे एक पॉलिसी के स्क्रीनशॉट ऐड किए हुए हैं आप लोगों के लिए कि किस तरीके से हम पॉलिसी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप पॉलिसी क्या बनाना चाहते हैं, आप पॉलिसी ये बनाना चाहते हैं कि जब तक कोई बंदा इंक्रिप्शन यूज नहीं करता, एक ऑब्जेक्ट को इनक्रिप्ट नहीं करता, तब तक वो बकेट के अंदर जो है वो अपलोड नहीं होने चाहिए। तो इसकी पॉलिसी आप कैसे बनाएंगे, डेफिनेटली आप डिनाई करेंगे, और प्रिंसिपल के अंदर आप स्टैटिक यूज करेंगे, मतलब किसी भी अकाउंट से कोई भी बंदा अपलोड करना चाहे, सर्विसेज कौन सी, S3 की, और एक्शन उसके अंदर आप Amazon रिसोर्स है, बेसिकली बकेट का नेम होता है, उसके बाद स्लैश के बाद आप स्टैटिक डालते हैं, इसका मतलब होता है इस बकेट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं, किसी भी बकेट के अंदर इस बकेट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट।
ऐड स्टेटमेंट करते हैं, उसके बाद आप दो तरह से जो है ना कंडीशन लगाते हैं। अगर कहते हैं आपके अगर कंडीशन क्या है, अगर की वैल्यू जो है वो क्या हो, नल हो, तब भी तुमने इसको डिनाई करना है, और अगर क्या हो, अगर स्ट्रिंग मैच ना करे किसके साथ, AES 256 के साथ, तब भी तुमने इसको क्या करना है, डिनाई करना है। तो लिहाजा ये काम किया कैसे जा सकता है, लेट मी शो यू। बहुत इंटरेस्टिंग लैब है यार, टाइम शॉर्ट होने की वजह से मैं कुछ बहुत ही खास चीजें आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो बकेट में आता हूँ मैं, और बकेट में आने के बाद आप सबसे पहले बकेट लेवल के ऊपर एक काम कर रहे हैं पहले, और वो काम आपने ये करना है कि प्रॉपर्टीज में जाएं आप लोग, और प्रॉपर्टीज में आप थोड़ा सा नीचे हैं, बकेट वर्जनिंग है, ये डिफॉल्ट इंक्रिप्शन है। तो डिफॉल्ट इंक्रिप्शन बेसिकली दिस इज डिसेबल बाय डिफॉल्ट, और आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इंक्रिप्शन को अनेबल कर सकते हैं, और अनेबल करने के बाद आप Amazon S3 SSE S3 यूज कर सकते हैं, या SSE KMS को यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं बेसिकली अभी इसको कैंसिल करने जा रहा हूँ। पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अभी आप इसको रखते हैं डिसेबल, ठीक है, पहले भी डिसेबल था, अभी भी डिसेबल है। So what I'm gonna do, I'm gonna upload a bucket, बल्कि मैं एक पॉलिसी बनाने जा रहा हूँ पहले, और पॉलिसी क्या बनाने जा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट्स में आते हैं, और बल्कि मैं डायरेक्टली एक पॉलिसी बना के दिखा देता हूँ आपको, फिर ऑब्जेक्ट जो है अपलोड करेंगे। तो ये है बकेट पॉलिसी। राइट नाउ कोई पॉलिसी नहीं है, आप इसको एडिट करते हैं, और एडिट करने के लिए डेफिनेटली जेसन का फॉर्मेट तो हर बंदा नहीं समझता, ये बकेट का बाय द वे ARM है, इसको मैं कॉपी करके रख देता हूँ फिलहाल, और पॉलिसी जनरेटर आपको दिया जाता है, जैसे वहाँ पे विजुअल एडिटर था ना, यहाँ पे आपको पॉलिसी जनरेटर दिया जाता है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो ये वो स्क्रीनशॉट था जो मैं आप लोगों को पहले दिखा रहा था। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आप सिलेक्ट टाइप ऑफ पॉलिसी सिलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल S3 बकेट पॉलिसी, और एक्शन मेरा क्या है, डिनाई है, और स्टैटिक का मतलब है फ्रॉम एनी अकाउंट, किसी भी अकाउंट से मैं इसको पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, और एक्शन सर्विस S3 आ गई है। एक्शन क्या है, एक्शन ये है कि मैं चाहता हूँ ये कब एक्ट करे, एक्शन कब हो, जब आप क्या करें, एग्जाम्पल मैं कहता हूँ पुट ऑब्जेक्ट, हाँ क्योंकि उसने पुट करना है ना, अपलोड करना है। तो वेयर इज द पुट, पुट पॉलिसी, पुट टैगिंग, पुट वर्जनिंग, नहीं जी ये आ गया जी, पुट ऑब्जेक्ट, ठीक है, पुट ऑब्जेक्ट। उसके बाद Amazon रिसोर्स नेम, जो कि मैंने बकेट का आपको ARN पहले मैंने कॉपी कर लिया था, और उसके बाद स्लैश, और उसके बाद आप डालते हैं स्टैटिक, और आप क्या करते हैं, उसके बाद ऐड कंडीशन करते हैं, विच इज ऑप्शनल, लेकिन आपको ये काम करना है। तो ऐड कंडीशन पे आप आते हैं, पहले आप कहते हैं कि अगर ये नल हुआ, क्या हुआ, नल हुआ, यानी कि उसने इंक्रिप्शन ना यूज की, और की के अंदर आप बेसिकली क्या यूज करेंगे, जो मैं आपको बता रहा था, Amazon, कहाँ गया वो, एक्स AMZ सर्वर साइड इंक्रिप्शन, लेट मी मेक श्योर कि हम इसी की बात करने जा रहे हैं। तो बिल्कुल एग्जैक्टली S3 XMS सर्वर साइड इंक्रिप्शन, इसको आप चूज करते हैं, और चूज करने के बाद वैल्यू अगर क्या हुई, ट्रू हुई, मतलब उसने इंक्रिप्शन ना यूज की, ये वैल्यू नल हुई, नल हुई तो मतलब वो ट्रू हुई, तो उसको आपने क्या कर देना है, डिनाई कर देना, ऊपर आप डिफाइन करके आए, ठीक है। और उसके बाद आप ये कंडीशन क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, और ऐड करने के बाद आप एक और कंडीशन लगाते हैं कि अगर स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग नॉट इक्वल टू Amazon server side encryption not equal to, for example, AES 256, अगर इंक्रिप्शन उसने ये यूज ना की, AES 256 यूज ना की, तब भी तुम उसे क्या कर देना, डिनाई कर देना। तो यही चीज मैंने आपको यहाँ पे दिखाई थी, एक दफा इसको भी मेक श्योर कर लें आप, AES 256 अगर स्ट्रिंग इक्वल नहीं है तब भी, और अगर वैल्यू जो है वो नल है, उसने कोई इंक्रिप्शन ही यूज नहीं की, तब भी उसको ऑब्जेक्ट जो है वो अपलोड ना करनी जाए, पुट ऑब्जेक्ट ऑप्शन ना हो उसके पास। सो ये भी कंडीशन ऐड करने के बाद आप ऐड स्टेटमेंट करते हैं, और जनरेट पॉलिसी करते हैं, और ये आपके लिए उसने क्या कर दी, एक पॉलिसी जनरेट कर दी है। इसमें S3 पुट ऑब्जेक्ट वो डिनाई कर देगा
अगर ये वैल्यू नल हुई और अगर उसने इंक्रिप्शन AES 256 यूज ना की तो बेसिकली आपका ऑब्जेक्ट जो है वो अपलोड होने नहीं देगा। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको कॉपी करता हूँ, इस पूरी पॉलिसी को कॉपी करने के बाद हम इसको क्लोज कर देते हैं, इस पेज पे आ जाते हैं डायरेक्टली। यहाँ पर आकर मैं क्या करता हूँ, इस पॉलिसी को पेस्ट कर देता हूँ। तो बड़ा आसान तरीका है, पॉलिसी जनरेटर से जाके आपको थोड़ा सा बस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए पॉलिसी बनानी कैसे है, अदरवाइज फॉर्मेट वगैरह कॉमा शोमा डबल कोड सब कुछ वो खुद लगा रहा है और आप सेव चेंजेस कर देते हैं। ओके फाइन। अच्छा, अब मैंने ये काम कर दिया हुआ है, मैं दोबारा ऑब्जेक्ट्स पे आता हूँ, मैं एक ऑब्जेक्ट अपलोड करता हूँ, ऐड फाइल्स करता हूँ और मैं क्या करता हूँ जी, मैं एक ऑब्जेक्ट जो है फॉर एग्जांपल एक डिफरेंट रैंडम पिक्चर लेते हैं। और मेरा कोलैज पड़ा हुआ यार, ये ले लेते हैं, रैंडम हो गया नजर का, गाड़ी पकड़ लेते हैं। ले यार, मैंने माई कार डॉट JPEG इसको मैं अपलोड कर रहा हूँ। अब जरा गौर से देखिएगा, अपलोड करते वक्त ना वो मुझसे पूछता है, मतलब परमिशंस में जाओ, इधर भी ACLs के कॉन्सेप्ट हैं, बिल्कुल हैं, और प्रॉपर्टीज में जाएं आप। प्रॉपर्टीज में आपसे भी पूछता है स्टोरेज क्लास कहाँ पे इसको अपलोड करना है, स्टैंडर्ड में, इंटेलिजेंट हियरिंग में, स्टैंडर्ड IE में, कौन सा AI में। ये देखें सारी डिटेल लिखी हुई है, कौन सा पर्पस कहाँ पे इसको इस्तेमाल करता है, एबिलिटी जोन्स क्या है, ड्यूरेशन क्या होने चाहिए, और कॉस्ट क्या पड़ती है, ट्यूबल फी क्या पड़ती है, सारी चीजें लिखी पड़ी हैं, पढ़ने वाले बन जाए आप लोग। तो यहाँ पर आती है आपकी सर्वर साइड इंक्रिप्शन। तो अभी आप कह रहे हैं डू नॉट स्पेसिफाई एन इंक्रिप्शन की, मतलब मैं कोई इंक्रिप्शन यूज नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे आया हूँ सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए, मैं इंक्रिप्शन यूज नहीं कर रहा। अगर आपने इंक्रिप्शन यूज करनी है तो फिर आप इसको चूज करते हैं। तो अभी मैं बगैर इंक्रिप्शन यूज किए इसको अपलोड कर रहा हूँ, मुझे बताएं क्या मेरा ये ऑब्जेक्ट अपलोड होना चाहिए? जल्दी बता दें, मेरा ये ऑब्जेक्ट जो है वो अपलोड होना चाहिए? यार तलत भाई इधर जवाब दें, आप कॉल की बात कर रहे हैं। सो गए सब फौत हो गए बेचारे। ले जी, मैंने अपलोड किया और उसने क्या कर दिया है, मेरे इस ऑब्जेक्ट को फेल कर दिया, उसने अपलोड नहीं होने दिया। The information below will no longer be available after you navigate away from this page। अच्छा जी, कहता है इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी आपको। बहरहाल मेरा ये एक्सेस डिनाइड का एरर आ गया जी, एक्सेस डिनाइड कि तुम्हें इजाजत नहीं है या तुम ये ऑब्जेक्ट जो है अपलोड नहीं कर सकते। अब मैं क्यों नहीं कर सका, क्योंकि पीछे मेरी पॉलिसी जो है वो चल रही है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है बगैर इनक्रिप्ट किए वो अपलोड नहीं हो सकता। लिहाजा मैं दोबारा एक ऑब्जेक्ट अपलोड करता हूँ और इस बार मैं क्या करूंगा, मैं यही ऑब्जेक्ट अपलोड करता हूँ, ओपन करता हूँ और अब के बाद मैं प्रॉपर्टीज में जाता हूँ। प्रॉपर्टीज में जाके मैं जी यहाँ पर इंक्रिप्शन कहाँ गई है, स्पेसिफाई द इंक्रिप्शन, मैं S3 की यूज करता हूँ जो कि AES 256 है। तो मैं ये इंक्रिप्ट करके अब इस ऑब्जेक्ट को क्या करता हूँ, अपलोड करता हूँ। और अब जब मैं अपलोड करता हूँ तो मेरी पिक्चर जो है वो सक्सेसफुली क्या हो चुकी है, अपलोड हो चुकी है। सो दीज आर द पॉलिसीज जो हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर की हैं और उसके मुताबिक अगर आप ये यूज केस देखें जो मैं यहाँ पे बता रहा था पॉलिसीज के, इसमें आप देखें पहला आपको क्या नजर आ रहा है, फोर्स ऑब्जेक्ट्स, क्या आप ऑब्जेक्ट्स को फोर्स करें टू बी इंक्रिप्टेड एज अपलोड, कि जब वो अपलोड हो तो क्या होना चाहिए, इंक्रिप्ट होना चाहिए। तो मैंने अब एक ऐसी पॉलिसी बना दी है जिसको मैंने हर तरह के अकाउंट्स के ऊपर, मतलब इसके बाद मैं जितने भी IAM यूजर बनाता हूँ उनको S3 की एक्सेस देता हूँ। तो कोई भी मेरा IAM यूजर भी जो है ना, वो कोई भी ऑब्जेक्ट बगैर इनक्रिप्ट किए अपलोड नहीं कर सकता। तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ बकेट पॉलिसीज। आप बकेट पॉलिसीज के थ्रू इस तरह की पॉलिसीज बिल्कुल कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। पब्लिक एक्सेस देनी नहीं देनी, इसके ऊपर भी हम पॉलिसी बनाएंगे। सो बिल्कुल उसकी तरफ जा रहे हैं हम लोग। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। उसके बाद एक आखिरी जो मेन चीज थी जो मैं यार आप लोगों को लाजमी दिखाना चाहता था S3 की, जो कि मैंने आपको बकेट पॉलिसीज बना के दिखाई हैं और उसके ऊपर आप पॉलिसीज किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जनरेट कैसे कर सकते हैं, वर्जनिंग है, स्टोरेज क्लासेस हैं, लाइफ साइकिल रूल्स हैं। मेरा ख्याल है शॉर्ट टाइम के ऊपर भी ना एक बहुत जबरदस्त जो इसकी फीचर्स हैं उनको हम कवर करें। सो S3 वेबसाइट, तो आप बेसिकली स्टैटिक वेबसाइट जो है वो भी रन कर सकते हैं S3 के अंदर। ये ब्यूटी है जो कि आपको किसी भी स्टोरेज क्लास के अंदर बाकी जो वेंडर्स हैं उनकी स्टोरेज के अंदर नहीं मिलती। सो कैसे कर सकते हैं, डायरेक्टली करते हैं जी इसको। सो आई एम क्लोजिंग दिस और आप आते हैं जी वापस Amazon S3 के ऊपर।
और मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, फिलहाल ये जो पॉलिसी है ना, ये जो पॉलिसी है इसको हम क्या कर देते हैं, सॉरी, ये जो पॉलिसी है इसको मैं कर देता हूँ जी डिलीट। ठीक है, ये जी मैंने पॉलिसी अपनी डिलीट कर दी है। इसके बाद मतलब आप कोई भी ऑब्जेक्ट विदाउट इंक्रिप्शन अपलोड कर सकते हैं। तो बकेट के अंदर आते हैं और आप क्या करते हैं, इस बकेट के अंदर जाते हैं और बकेट के अंदर जाकर फिलहाल मैं इन दो पिक्चर्स को भी क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। तो वी नीड टू राइट डिलीट ओवर हियर, और डिलीट करने के बाद अगर आप वापस यहाँ पर आ जाते हैं अपनी बकेट के अंदर, सो ऑब्जेक्ट्स जो है दे हैव बीन डिलीटेड, बट अगर मैं शो वर्जन्स करूंगा तो आपको फिर भी वो वर्जन नजर आ रहे हैं, मतलब वो जान नहीं छोड़े। तो ये ब्यूटी है बेसिकली S3 की, कि आप डिलीट करने के बाद भी आपको जो है वो एक डिलीट मार्कर की ऑप्शन मिल जाती है, और उसके बाद जब आप डिलीट करते हैं और यहाँ पर आप अब जब आप देखेंगे ना परमानेंटली डिलीट, तो अब जाकर ये आपके ऑब्जेक्ट्स जो है वो परमानेंटली डिलीट होंगे। तो इससे अच्छा फीचर क्या चाहिए कि अनइंटेंशनली कोई चीजें डिलीट हो गई हैं तो उसके आपको वर्जन जो है वो फिर भी मिल सकते हैं। So I'm closing it now. I don't have any versions भी नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं है। So let me upload a template of a static website. मैं एक स्टैटिक वेबसाइट का टेम्पलेट जो है उसको यहाँ पर मैं अपलोड करता हूँ, और वो टेम्पलेट कहाँ पड़ा है, ये पड़ा है, ये टेम्पलेट है। आप चाहे तो पूरा फोल्डर अपलोड कर दें, या बेसिकली मैं सिर्फ जो है ना इसकी तमाम फाइल्स जो है इसके ऊपर अपलोड कर रहा हूँ। तो आप टेम्पलेट उठा सकते हैं वेबसाइट से, कोई भी टेम्पलेट उठाएं पूरा, और उसको डायरेक्टली S3 के अंदर आप क्या कर दें, अपलोड कर दें। ठीक है, सो अपलोड करें इसको, और कुछ ही सेकंड्स के अंदर, अगर इंटरनेट कनेक्शन आपका अच्छा हो तो बहुत जल्दी अपलोड हो जाता है। इंटरनेट कनेक्शन बुरा हुआ और टेम्पलेट फाइल ज्यादा हुई तो ये बाजू का आधा घंटा भी ले जाता है आपसे, लेकिन अभी हमारा इंटरनेट अच्छा है तो इस वजह से जो है जल्दी से अपलोड हो रहा है। नहीं जी, जैसे ही आपने अपलोड किया ये सारी फाइल आपकी, स्टेटस देख लीजिएगा, सारों का अपडेट हो चुका है, जिसमें आपको 404.html भी नजर आ रही है, और index.html भी नजर आ रही है, cards.html, buttons.html, blank.html, readme.md, ये सारी आपको जो है ना वो इंडेक्स की फाइल नजर आ रही है। अच्छा, अब सिनेरियो क्या है, सिनेरियो क्या है कि मैं बेसिकली चाहता हूँ तो मुझे ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो है यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सो अगर आप प्रॉपर्टीज में जाएं, सो प्रॉपर्टीज के बिल्कुल एंड पे आए आप, तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग, जो कि बाय डिफॉल्ट क्या है, डिसेबल है। सो यू विल क्लिक ऑन एडिट, एडिट पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसको आप क्या करेंगे, अनेबल करेंगे। अनेबल करेंगे तो आपसे कुछ बातें पूछेगा कि होस्टिंग टाइप क्या रखनी है, होस्ट अ स्टैटिक वेबसाइट या रीडायरेक्ट रिक्वेस्ट फॉर एन ऑब्जेक्ट। तो मैं कहता हूँ होस्ट अ स्टैटिक वेबसाइट, और उसके अंदर आप अपने डॉक्यूमेंट्स का नाम लिख देते हैं जी index.html, और एरर का कोई पेज है तो आप कहते हैं जी error.html, और अगर इधर भी आप कोई रिडायरेक्शन रूल्स लगाना चाहें तो बिल्कुल लगा सकते हैं। सो error.html एंड इंडेक्स html। चलिए, ये करने के बाद आप इसको करते हैं सेव। द मोमेंट आप सेव करते हैं तो आप बिल्कुल नीचे आते जाएं वापस दोबारा अपनी बकेट वाली साइड पे, तो यहाँ पर आपको बेसिकली क्या दे दिया जाता है, वो पूरा का पूरा आपको एक बकेट वेबसाइट एंड पॉइंट दे दिया जाता है। ठीक है, आप इसको कॉपी करते हैं। अच्छा, मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करके मैं इसको किसी और ब्राउजर पे कोशिश करता हूँ पेस्ट करूँ, और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। सो 4034 फोरबिडन एक्सेस डिनाइड। क्यों एक्सेस डिनाइड आई, क्योंकि आपकी ये अभी वेबसाइट क्या है, पब्लिक नहीं है। आपने बकेट को तो शुरू से ही पब्लिक बना लिया था, लेकिन अभी जो आपने ऑब्जेक्ट्स जो अपलोड किए हैं दे आर नॉट पब्लिक, वो आपके पब्लिक नहीं है ना, इनके ऊपर आपने कोई ऐसी पॉलिसी लगाई है कि जिसकी वजह से ये क्या हो, पब्लिक हो। सो परमिशंस में जाएं, और परमिशंस में जाके आप क्या करते हैं, आप इसकी भी एक पॉलिसी बनाते हैं, एडिट करते हैं, पॉलिसी जनरेटर में जाते हैं और अलाउ करते हैं। पहली बात S3 बकेट को चूज करें, इफेक्ट अलाउ करें, प्रिंसिपल जो है वो आप स्टैटिक, और Amazon S3 एक्शन जो है वो अब आपका आएगा गेट ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि हम इस वेबसाइट को क्या करना चाह रहे हैं, एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो आप यहाँ पर जाते हैं और कहते हैं जी गेट ऑब्जेक्ट्स,
गेट ऑब्जेक्ट्स, गेट ऑब्जेक्ट्स, गेट ऑब्जेक्ट्स। इस पे आप क्लिक करते हैं, Amazon रिसोर्स नेम देते हैं आप बकेट का ARN, यहाँ से आपको ARN मिल जाता है बकेट का। आप दोबारा पॉलिसी जन पे जाते हैं, यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं और सिंपली आप इसको क्या कर रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं, तो बट डायरेक्टली आप ऐड स्टेटमेंट कर सकते हैं और जनरेट पॉलिसी। और ये पॉलिसी आप क्या करते हैं, कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद जो है यहाँ पर आकर आप उसको क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं। इसका मतलब आप इसको पब्लिकली क्या बनाना चाह रहे हैं, एक्सेसिबल बनाना चाह रहे हैं। So an unknown error, API response and error expected। एरर क्या आया जी, मेरा ख्याल है मैंने सही तरीके से कॉपी नहीं की। एंड एरर occurred, क्या एरर आया है, action does not apply to any resource in statement। ओके, मैंने काम गलत कर दिया है। काम गलत ये किया है कि इसके बाद आपको स्लैश और ये स्टैटिक जो है वो ऐड करना था, जो कि मैंने नहीं किया। ठीक है, दिस इज अ पार्ट ऑफ ट्रबल शूटिंग एज वेल। So save changes. Still I'm getting the error, the policy contain invalid JSON। मतलब हमने यहाँ तो सही तरीके से यार कॉपी नहीं किया, यहाँ ये मुझे स्टैटिक जो है वो बेसिकली यहाँ पे लगाना चाहिए था। देख लेते हैं यार, जी बिल्कुल मैं उसी तरफ आ गया हूँ, देख लेते हैं। नाउ एवरीथिंग इज फाइन। तो वो जो मैंने स्लैश और स्टैटिक लगाया था वो डबल कोट्स के अंदर लगाना था। ठीक है, और जरा एक चीज गौर से देखिएगा कि जैसे ही मैंने ये पॉलिसी लगाई है ना, तो मुझे एक कॉशन दे रहा है। कॉशन क्या दे रहा है कि तुम्हारी बकेट जो है वो पब्लिकली एक्सेसिबल है। ओके, मैं तो चाहता भी यही था। अब मैं आके दोबारा इसको एक दफा रीलोड करता हूँ, सो यू गाइस कैन सी कि वो पूरा टेम्पलेट जो है वो यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है। स्टिल के बहुत अच्छा नजर नहीं आ रहा अभी, शायद इसको थोड़ा सा टाइम लग जाए इसके ऊपर। लेकिन यू गाइस कैन सी कि एक पेज जो है वो बेसिकली जिसमें लॉग इन रजिस्टर की ऑप्शन आ रही है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम आप एंटर कर सकते हैं, रजिस्टर अकाउंट फॉरगेट अकाउंट, और आप इस तरीके के काम जो है कर सकते हैं। सो बेसिकली आपकी जो S3 बकेट है उसको आप जो है वो बिल्कुल एज अ स्टैटिक वेबसाइट के तौर पर क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ से जाके आप क्या कर सकते हैं, टेम्पलेट वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर अभी क्लिक किया था। आप देखिए फर्दर जो उसने वेबसाइट रीडायरेक्ट की है वो बिल्कुल सही नजर आ रही है। अभी के लिए फिलहाल जो हमारा अपना कंटेंट्स है कोई अच्छा नजर नहीं आ रहा फिलहाल, थोड़ा टाइम लग जाए शायद इसको वो भी नजर आ जाए। सो यहाँ पर जाकर कहाँ गए थे हम, बूटस्ट्रैप डॉक्यूमेंटेशन पेज, इस पेज के ऊपर गया था और यहाँ पर जाकर मुझे ये सारा पेज जो है वो नजर आ रहा है। ठीक है, सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ S3 के S3 के अंदर किस तरह से आप स्टैटिक वेबसाइट जो है उसको होस्ट करवा सकते हैं, जो कि हमने करवाया भी है। लेकिन उसके लिए कैसे आप उसको पब्लिकली एक्सेसिबल रखेंगे, पॉलिसीज कैसे बनानी है, बकेट आपकी पब्लिकली एक्सेसिबल होनी चाहिए, उसके बाद वो पॉलिसी जो कि आपके इन ऑब्जेक्ट्स को पब्लिक बनाएगी, ये सारी चीजें करने के बाद आप इस बकेट को क्या कर सकते हैं, बिल्कुल जो है वो रन कर सकते हैं। एक चीज जो मैं देख रहा था, मैं सिर्फ देखना चाह रहा हूँ, इसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे कुछ अच्छा। एलियस पे जाके तो रीलोड कर लें पहले। या जी 4:30 पे यार आप लोग की अटेंडेंस की जरा एक रिक्वायरमेंट है अभी, तो मैंने रिक्वेस्ट की है कि हम कुछ टाइम तक अटेंडेंस लेंगे। तो आपकी लास्ट अटेंडेंस है, ये ना समझिएगा जो लिस्ट बन चुकी है वो फाइनल है। अभी भी आज भी इनकी अटेंडेंस कंप्लीट होगी, उनको फर्दर प्रोसीड किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने बिल्कुल साथ रहना जी। जी यहाँ तक किसी बंदे का कोई सवाल जी, कोई रह तो नहीं क्या कोई बंदा भाई? सब ठीक चल रहा है? खैर वो तो मुझे पता है सब ठीक चल रहा है, आप लोगों का सब ठीक चल रहा है, कोई मसला तो नहीं है, सुन रहे हैं आप लोग?
यार ये करने के बाद सबसे पहला काम, हमारी बाकी चीज़ें भी इस टाइम अप एंड रनिंग है, तो इसके ऊपर आपने ज़्यादा इनको अप एंड रनिंग छोड़ना नहीं है। तो आपको करना क्या है, करना ये है कि अरे थोड़ भाई मुझे लगता है आई हैं कहीं पे। सर भाई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है इसके अंदर यार, आसान है, मतलब थोड़ा सा समझ के करें, एक दो दफा करेंगे इंशाल्लाह आसान हो जाएंगी चीजें, डोंट यू वरी सर। यार ये चीजें आप लोगों ने साथ साथ जो है ना वो बिल्कुल डिलीट भी करनी है। भाई मिक्स तो होनी है ना, मतलब पहले आप लोग डेफिनेटली प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद जो है ना आप ये चीजें थोड़ी सी रूटीन में आ जाएंगी, ठीक है। सो मैंने अपनी सारी बकेट जो है वो बिल्कुल एम्प्टी कर दी है, ठीक है। डिलीट बकेट कॉन्फ़िगरेशंस, ये भी आप चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। नहीं जी, कुछ भी नहीं छोड़ना आप लोगों ने, सब कुछ जो है वो डिलीट कर देना है। मैंने देखिए यहाँ पे नीट एंड क्लीन कर लिया। भैया स्टोरेज, वीडियो स्ट्रीमिंग और बैकअप के लिए आपकी फाइल्स, ये तो डिपेंड करता है यार किसका क्या यूज केस है। स्टैटिक वेबसाइट्स भी रन हो रही हैं बहुत सी, ठीक है, स्टैटिक वेबसाइट्स भी रन हो रही हैं, और आप ऑब्जेक्ट जैसे आप बाकी सर्विसेज यूज करते हैं वन ड्राइव या यूजर की, वो आप एडब्ल्यूएस की यूज कर सकते हैं। और मैंने बताया था नेटफ्लिक्स की जितनी भी वीडियो स्ट्रीमिंग है बेसिकली वो हो ही यहीं से रही है। बना लें सर आप इसको, जो दिल करता है बना लें, क्या फर्क पड़ता है। यार इंस्टेंसेस इसको भी जरा हम ऑलराइट। चलिए पीसी भी रहता है अभी, चले मैं इसको बाद में कर लूंगा, हम जरा आगे चलते हैं। नहीं यार अभी मतलब मजीद यार और क्या, मैं मुझे बताएं मैं क्या क्या करवाऊँ आप लोगों को, और हौसला रखें, आगे कभी जिंदगी में पढ़ना नहीं आपने, प्रोफेशनल लेवल सारी चीजें आ जाएंगी इंशाल्लाह। कोई लैम्डा शैम्डा नहीं हो सकता भाई आज। दुआ करेंगे ये डेटाबेसिस का सेक्शन कंप्लीट हो जाए आपका। फरमाइशी प्रोग्राम यार थोड़े फिर कभी रख लीजिएगा, आज नहीं हो सकते। थोड़ा भाई रोजा रखा है आपने? सर मैं उदास हो गया हूँ सर आपकी आवाज सुने बगैर। हाँ तो मसरूफ हैं आप आज, कहीं और ही मसरूफ है सर आज।
Their introduction to databases. डेटाबेसेस में बेसिकली हमारे पास दो तरह की मेन कैटेगरीज हैं, जिसमें हमारे पास रिलेशनल डेटाबेसेस नॉन एज एसक्यूएल एंड नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस लाइक नो एसक्यूएल। और इसमें जो हमारे पास आरडीएस की सर्विसेज हैं एडब्ल्यूएस की, वो बेसिकली एसक्यूएल डेटाबेसेस हैं। और जो कि डायनामोडीबी की जो सर्विसेज हैं बेसिकली दीज आर द नो एसक्यूएल डेटाबेसेस। ठीक है, सो एसक्यूएल और नो एसक्यूएल में फर्क क्या है, मोस्ट प्रोबेबली काफी लोगों को पता होगा, नहीं पता तो भी पता चल जाएगा। So RDS is the relational database services provided by AWS. It is a managed DB service. ये managed services में आती हैं DB services में for DB and use SQL as a query language. It allows you to create databases in the cloud that are managed by AWS. जो cloud engines हमें provide किए जाते हैं, Postgres, MySQL, MariaDB, Oracle, MicroSQL Server and Aurora, जो कि AWS की proprietary है और जो कि serverless है. So in according to the AWS definition, and Amazon RDS is a web services that makes it easier to set up, operate, and scale a relational database in the cloud. It provides cost-efficient, resizable capacity. Resizable capacity, that's the beauty of Amazon RDS. For an industry standard relational database and manage common databases administrative tasks. इसमें आप हर तरह के common administrative tasks और relational databases जो कि industry standard के हैं, बिल्कुल आप उनको use कर सकते हैं. So DynamoDB की डेफिनेशन की जाए, एक सिंपल डेफिनेशन, तो DynamoDB is a NoSQL database service. Unlike RDS, DynamoDB does not provide other NoSQL software options. For example, DynamoDB can replace MongoDB, Cassandra और Oracle, इन सब को रिप्लेस कर देती है आपकी DynamoDB. और AWS डेफिनेशन के अकॉर्डिंग Amazon DynamoDB is a fast and flexible NoSQL database service for all the applications that need consistent single-digit millisecond latency at any scale. Its flexible data model and reliable performance make it greater fit for mobile, web, gaming, ad tech, IoT, and many other applications. So these are the usage of DynamoDB, which is NoSQL. और इससे पहले हमने RDS की बात की, और थोड़ा सा अगर आप लोगों को आइडिया हो कि SQL और NoSQL में डिफरेंस क्या है, तो आपको पता है SQL के अंदर आपका जो डाटा होता है वो टैबुलर फॉर्म में होता है, टेबल्स में होता है, जिसके अंदर रोज होते हैं और कॉलम्स होते हैं, और टिपिकली यूज फॉर वेरी स्ट्रक्चर्ड डाटा सच एज कंटेंट लिस्ट. सो स्ट्रक्चर्ड डाटा के अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं. जबकि हम बात करें NoSQL की यानी कि DynamoDB की, तो NoSQL डेटाबेस स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर स्टोर्स रिलेटेड डाटा इन जेसन लाइक नेम, वैल्यू एंड डॉक्यूमेंट, जैसे अभी हम जेसन पॉलिसीज वगैरह बना रहे थे. ठीक है, सो टिपिकली यूज फॉर नॉन स्ट्रक्चर्ड डाटा सच एज कैटलॉगिंग डॉक्यूमेंट्स. तो नॉन स्ट्रक्चर्ड डाटा होता है जिसमें कोई फिक्स नंबर ऑफ रोज नहीं होते हैं, फिक्स नंबर ऑफ कॉलम्स नहीं होते. तो जिस तरह चाहे आप एक एंटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहें, किसी के बारे में ज्यादा, किसी के बारे में कम, तो तब आप बेसिकली बात करते हैं DynamoDB की. अदरवाइज आपका स्ट्रक्चर डाटा हो, रोज एंड कॉलम, जहां पे एंटिटीज की सेम इंफॉर्मेशन आपको, सेम रोज सेम कॉलम्स रिक्वायर्ड है, तो वहां पर आप बात करते हैं RDS की. ठीक है, सो जो हमारे पास इंजन है RDS के, वो Amazon Aurora, MySQL, MariaDB, Postgre, Oracle, Microsoft है. RDS इंस्टेंस क्लासेस जो है सिमिलर टू EC2 इंस्टेंस है. डेफिनेटली जो आपका RDS है उसको बैकएंड पे एक इंस्टेंस चाहिए, तो इसके पीछे भी इंस्टेंस होता है. परचेजिंग टर्म्स, ऑन डिमांड रिजर्व भी होती हैं, डेटाबेस स्टोरेज होती है, डाटा ट्रांसफर इन एंड आउट ऑफ RDS भी होता है. So before doing any major usage of RDS, you should make sure to review AWS current pricing model. प्राइसिंग मॉडल का आपको पता होना चाहिए, ताकि आपको पता हो कि किस क्यूरी का क्यूरीज की बेस पे कितना पे करना पड़ता है, या बाकी जो इसका स्ट्रक्चर है उसके अंदर. सो चार्ज किस तरीके से होता है, थ्रूपुट कैपेसिटी के ऊपर, इंडेक्स डाटा स्टोरेज के ऊपर, DynamoDB स्ट्रीमिंग के ऊपर, रिजर्व कैपेसिटी के ऊपर, डाटा ट्रांसफर जो इन एंड आउट होता है आपके DynamoDB से, उसके ऊपर आपको इसकी क्या पड़ती है, कॉस्टिंग पड़ती है इन सारे ऑपरेशंस के ऊपर. So advantages of over using RDS versus deploying DB on an instance. मतलब आप चाहें तो EC2 इंस्टेंस के ऊपर अपनी चाहें तो डेटाबेस जो है वो डिप्लॉय कर सकते हैं, अदरवाइज आप RDS को यूज कर सकते हैं जो कि AWS की मैनेज सर्विस है. सो फायदे क्या हैं, अगर आप RDS मैनेज सर्विसेज की तरफ जाते हैं तो ऑटोमेटेड प्रोविजन, ओएस पैचिंग, तो बैक एंड पे जो भी इंस्टेंस आपने रिजर्व किया जाता है उसकी आपको एक्सेस नहीं होती, उसको आप SSH नहीं कर सकते, तो उसकी फिर जो भी पैचिंग वगैरह है ऑपरेटिंग सिस्टम की, बाकी जो अपडेशंस हैं वो AWS खुद मैनेज कर रहा होता है. और कंटिन्यूस बैकअप
और रिस्टोर टू स्पेसिफिक टाइम स्टैम्प के ऊपर उसकी भी आपको गारंटी देता है। AWS जो भी आप कॉन्फ़िगर करते हैं डेटाबेस को मॉनिटर कर सकते हैं। रीड रेप्लिकास जो है वो आप बिल्कुल बना सकते हैं टू इम्प्रूव द रीड परफॉर्मेंस, मतलब आप फर्दर जो है वो रेप्लिकास बना देते हैं जहां से आप सिर्फ डेटाबेस से रीड ऑपरेशंस करवा सकते हैं। राइट आप किसी एक पे या दो पे कर रहे होते हैं, बाकी सबसे आप रीडिंग करवा सकते हैं। मल्टी एजी सेटअप की आपको ऑप्शन प्रोवाइड की जाती है इन द केस ऑफ डिजास्टर रिकवरी। मेंटेनेंस विंडोज आप जो बताते हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी अपग्रेडेशन होती है। स्केलिंग कैपेसिटी बड़ी जबरदस्त है, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी है। स्टोरेज बैक्ड एंड EBS आप बिल्कुल इसके साथ एक्स्ट्रा वॉल्यूम जो है वो भी अटैच कर सकते हैं। बट इफ यू टॉक अबाउट AWS RDS मैनेज सर्विस यू कैन नॉट एक्सेस सच इनटू योर इंस्टांसेस। ठीक है, तो ये फायदे हैं जब आप Amazon की जब RDS AWS की मैनेज सर्विस की बात करते हैं। अगर आप खुद से किसी स्पेसिफिक इंस्टेंस के ऊपर आप जो है अपनी डेटाबेस खुद रन करना चाहते हैं तो उसके ऊपर बाकी जो पैचिंग और बाकी सारी चीजें मामलात हैं वो आपको खुद देखने पड़ते हैं। तो ओवरऑल इसका फायदा ही है आपको। तो अगर हम कंसोल पे जाएं और कंसोल के ऊपर जाकर कुछ चीजों को अगर हम देखना चाहें तो अंडर द डेटाबेसेस यू कैन फाइंड द फर्स्ट RDS। आप RDS को ऊपर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद यू कैन क्रिएट योर डेटाबेस। डेटाबेस पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ थिंग्स आपसे पूछी जाती हैं इन ऑर्डर टू क्रिएट योर डेटाबेस। सबसे पहले स्टैंडर्ड क्रिएट है और इजी क्रिएट है, उसके बाद आपको नंबर ऑफ इंजन ऑप्शन नजर आती हैं। इसमें Amazon Aurora, MySQL, MariaDB, Postgre, Oracle, Microsoft SQL। तो Oracle की कोई बात पूछ रहा था तो भाई साहब यहाँ पे Oracle की आपको ऑप्शन नजर आ रही है। यहाँ पर Amazon Aurora, MariaDB ये सारी जो है वो पेड है, मतलब बिलिंग पड़ेगी आपको इसके ऊपर। अभी फ्री टियर प्रैक्टिस के लिए आप जो है यहाँ पर MySQL जो है उसको चूज कर सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर द इंजन ऑप्शंस जो कि आपको प्रोवाइड की जाती हैं RDS के अंदर। और उसके बाद यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट जो ऑप्शंस मिलती हैं आपको RDS के अंदर, रीड रेप्लिका फॉर रीड स्केलेबिलिटी। आप रीड की स्केलेबिलिटी जो है उसको इनहांस कर लेते हैं। सो Amazon RDS जो है वो बेसिकली आपको प्रोवाइड करता है अप टू 5 रीड रेप्लिकास, 5 रीड रेप्लिकास आपको प्रोवाइड कर देता है विद इन द AZ और क्रॉस द AZ और क्रॉस द रीजन। आप चाहें AZ के अंदर अपने रीड रेप्लिकास इनहांस कर लें, अक्रॉस द AZs कर लें, या क्रॉस द रीजन भी आप अपने रीड रेप्लिकास जो है उनको रीड कर सकते हैं। एप्लीकेशन इज एसिंक्रोनस, एसिंक्रोनस है, सिंक्रोनस नहीं है। सो रीड्स आर इवेंचुअली कंसिस्टेंट and replicas can be promoted to their own DB. An application must be update the connection string or to leverage read replicas. For example, आपकी एप्लीकेशन है जो रन हो रही है और ये आपके मेन जो है RDS के इंस्टेंस के ऊपर है और इनसिंक्रोनसली इनकी एप्लीकेशन हो रही है, तो रीड राइट के ऑपरेशन डेफिनेटली यहाँ से होंगे। लेकिन बाकी जो आपके एंड क्लाइंट्स हैं जहाँ से आप उनसे रीडिंग करवा वो अपना डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं और रीड की ऑप्शन देनी है, तो उसके लिए आप रीड रेप्लिकास जो है अप टू 5 रीड रेप्लिकास जो है विद इन द AZ और अक्रॉस द AZ एंड अक्रॉस द रीजन जो है बिल्कुल आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और इसके अलावा इसका फायदा क्या है, यूज केसेस क्या है? यूज केस ये है कि फॉर एग्जांपल आपने आपकी अपनी कंपनी ने ऑडिट वगैरह के लिए या किसी रिपोर्टिंग के लिए रीडिंग करनी है, कुछ इंफॉर्मेशन जो है एक्सट्रैक्ट करनी है, रिट्रीव करनी है, तो बजाय इसके कि आप अपनी मेन जो स्टोरेज है उसके ऊपर रीड राइट के ऑपरेशंस बाकी भी चल रहे होंगे, रिपोर्टिंग के लिए भी आप हैवी किस्म की क्यूरीज रन कर रहे होंगे, तो डेफिनेटली आपका ये मेन इंस्टेंस जो है डाउन हो सकता है। तो लिहाजा उसके लिए आप क्या करते हैं, एक रीड रेप्लिका यूज करते हैं और सारी रिपोर्टिंग एप्लीकेशन जो है वो बेसिकली आप इससे रीड कर रहे होते हैं। ठीक है, सो यू हैव अ प्रोडक्शन डेटाबेस दैट इज talking on a normal load or taking on a normal load. You want to run a reporting application to run some analytics. आप कुछ analytics है वो run करना चाहते हैं, so you create a read replica to run the new workload here. तो आप एक नया रीड रेप्लिका क्रिएट करते हैं और सारा वर्कलोड उसके ऊपर डालते हैं। जो आपका मेन है उसको आप बिल्कुल भी उसके ऊपर एक्स्ट्रा लोड नहीं डालते। द प्रोडक्शन एप्लीकेशन इज अनइफेक्टेड। जो आपका प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है, एप्लीकेशन जो रन हो रही है उससे अनइफेक्ट रहता है। और रीड रेप्लिकास आर यूज फॉर सिलेक्ट रीड ओनली, जिससे आप सिर्फ रीड के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। काइंड ऑफ स्टेटमेंट ना तो आप इंसर्ट कर सकते हैं, ना अपडेट कर सकते हैं, ना डिलीट कर सकते हैं। अगर आपका कोई इंस्टेंस है रीड रेप्लिका का, RDS का इंस्टेंस है रीड रेप्लिका का, तो उसके ऊपर आप सिर्फ रीडिंग कर सकते हैं, बाकी कोई आप मॉडिफिकेशन डिलीशन वगैरह नहीं कर सकते। सो RDS रीड रेप्लिका नेटवर्क कॉस्ट जो है, अगर आप विद इन द AZ
सिंक्रोनस करते हैं, रेप्लिकेशन करते हैं, तो उसके ऊपर आपको कोई कॉस्ट नहीं पड़ती। सेम एजी के अंदर ये फ्री है। और अगर आप एक एजी से अवेलेबिलिटी जोन से दूसरे अवेलेबिलिटी जोन के अंदर जो है वो रेप्लिकेशन करते हैं तो डेफिनेटली उसके ऊपर आपको क्या पड़ती है, कॉस्ट पड़ती है। ठीक है, इन चीजों का ख्याल रखना है आपको। सो एंड द ब्यूटी इज के रीड रेप्लिका के अंदर जब आप ये करते हैं फॉर एग्जांपल आरडीएस मल्टी एजी डायजास्टर रिकवरी, तो आपका एक ही डीएनएस नेम होता है और ऑटोमेटिकली अगर आपका कोई मेन जो है वो फेल भी हो जाए तो जो आपका स्टैंड बाय के ऊपर है उसके ऊपर ऑटोमेटिकली जो ट्रैफिक है वो खुद ब खुद से डाइवर्ट कर जाती है। आपको इसके लिए कोई मल्टीपल डीएनएस जो है वो कॉन्फ़िगर नहीं करने पड़ते। ठीक है, सो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिंक रेप्लिकेशन वन डीएनएस नेम ऑटोमेटिक ऐप फेलओवर टू स्टैंड बाय, ये एक लाइन जो है इस पूरे सिनेरियो को एक्सप्लेन करी है कि वन डीएनएस नेम है, ऑटोमेटिक एप्लीकेशन फेलओवर टू स्टैंड बाय की करी जाएगी। इंक्रीज अवेलेबिलिटी, फेलओवर इन केस ऑफ लॉस ऑफ एजी, एक एजी लॉस हो गया तो उस केस में आपका फेलओवर जो है बिल्कुल काम कर रहा होगा। इंस्टेंस ऑफ स्टोरेज फेलियर और नो मैनुअल इंटरवेंशन इन एप्स, कोई आपको मैनुअल इंटरवेंशन नहीं करनी पड़ेगी। नॉट यूज फॉर स्केलिंग, द रीड रेप्लिका भी सेटअप एज अ मल्टी एजी फॉर डायजास्टर रिकवरी, रीड रेप्लिका को कहता है डायजास्टर रिकवरी के लिए भी सेटअप किया जा सकता है। तो रीड रेप्लिका, बार बार वर्ड आ रहा है रीड रेप्लिका, इसका मतलब आप समझ जाएं क्योंकि एग्जाम के अंदर काफी क्वेश्चन जो है इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद नेटवर्क सिक्योरिटी आपको पता है कि हमने इंस्टेंसेस के ऊपर जैसे सिक्योरिटी ग्रुप्स कॉन्फ़िगर किए थे वो सिक्योरिटी ग्रुप्स आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आईएम की बेस पे आप जो है बिल्कुल कंट्रोल प्रोवाइड कर सकते हैं अपने आईएम यूजर्स को किसको कितनी एक्सेस देनी है। और उसके बाद अगर आपका कोई आरडीएस का इंस्टेंस है और उसको आप यहाँ से बिल्कुल एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक बिल्कुल मैकेनिज्म होता है, उसको आप बोलते हैं एसएसएच टनलिंग। तो कुछ लोगों का सवाल था, वेट नहीं करते लोग, बहुत जल्दी में पड़ जाते हैं, तो यहाँ पर बेसिकली आप डायरेक्टली जो है आप थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के थ्रू क्या कर सकते हैं, इसको एक्सेस कर सकते हैं अपने आरडीएस के इंस्टेंस को, क्योंकि आप डायरेक्टली तो इसको एसएसएच नहीं कर सकते, लेकिन आप कुछ टूल्स यूज करते हैं, क्लाइंट्स यूज करते हैं, उसकी वजह से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इसको कॉन्फ़िगर करना चाहें आप तो हमारे पास कुछ टाइप्स भी हैं डेटाबेसेस की, मैं उनको भी डिस्कस करना चाहता हूँ और थोड़ा सा मैं फिर इसको प्रैक्टिकली भी करके दिखाना चाहता हूँ। तो या तो पहले हम बाकी डेटाबेसेस को डिस्कस कर लें, आखिर में प्रैक्टिकल कर लें, पहले प्रैक्टिकल कर लें, बाकी डेटाबेस को आखिर में डिस्कस कर लें, क्या कहते हैं जी आप लोग? जो लोग जाग रहे हैं जल्दी से बता दें यार, पता है बट डेड हो चुके हैं, बहुत से लोग डेड हो चुके हैं। मर्जी है यार तुम लोगों की, यार सुन लें फिर आखिर में जरा प्रैक्टिकल कर लेंगे, कोई मसला नहीं। Amazon Aurora, Amazon Aurora जो है दिस इज नॉट एन ओपन सोर्स, ये AWS की प्रोप्राइटरी है। ठीक है, और Postgre एंड MySQL आर बोथ सपोर्टेड एज Aurora DB। तो Postgre एंड MySQL Aurora जो है इन दोनों को सपोर्ट करता है। दैट मींस योर drivers will work if the Aurora was Postgre or MySQL databases. Aurora is a cloud optimized and claims 5 times performance improvement over MySQL on RDS. RDS से 5 times ज्यादा इसकी परफॉर्मेंस है, AWS की प्रोप्राइटरी है, and 3 times performance of Postgre on RDS, और Postgre से 3 times अच्छी इसकी परफॉर्मेंस है। और Aurora storage automatically grows in increments of 10 GB to up to 64 TB। अब यार ये चीजें सुने, ये लाइंस है, मैंने बड़ी ही समराइज चीजें ना हर डेटाबेस की निकाली हुई है और यही चीजें जो है एग्जाम में पूछी जाती है। तो अरोड़ा जो है ये ऑटोमेटिकली ग्रो करती है, मतलब दिस इज द सर्वरलेस सर्विसेज ऑफ AWS, जिसमें आप देखें कि वो ऑटोमेटिकली अगर आपका लोड बढ़ता जा रहा है तो बैक एंड पे उसका स्टोरेज ऑटोमेटिकली क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। एंड अरोड़ा कैन हैव अप टू 15 रेप्लिकास। अभी मैंने आरडीएस के अंदर आपको बताया था 5 रेप्लिकास, इसके अंदर 15 रेप्लिकास हैं, वाइल बता ही दिया उसने MySQL हैज 5 एंड द रेप्लिकेशन प्रोसेस इज फास्टर, और रेप्लिकेशन प्रोसेस भी फास्टर है। और 10 मिलीसेकंड रेप्लिका लैग, फेल ओवर इन अरोड़ा इंस्टेंटेनियस, अगर फेल ओवर होता है तो इंस्टेंटेनियस है, मतलब बिल्कुल हाईली अवेलेबल है। अरोड़ा कॉस्ट मोर देन RDS 20%, लेकिन ये बात जरा समझनी पड़ेगी, कॉस्ट इसकी 20% जो है वो ज्यादा है, बिकॉज इट इज मोर एफिशिएंट, क्योंकि बहुत ज्यादा एफिशिएंट है। यहाँ पे आपको 15 रीड रेप्लिकास दिए जा रहे हैं और 5 टाइम्स और 3 टाइम्स आपको डिफरेंट जो डेटाबेसेस हैं उनसे ज्यादा परफॉर्मेंस जो है आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो दैट वाज अरोड़ा। और अरोड़ा के अंदर जो है
वो ऑरोरा हाई अवेलेबिलिटी एंड रीड स्केलिंग जो है इसकी ऑप्शन बहुत ज्यादा है। तो आपकी जो 4 कॉपीज हैं आउट ऑफ 6 नीडेड फॉर राइट्स, मतलब अगर आपकी 6 कॉपीज हैं ऑफ योर डाटा अक्रॉस 3 एसी, जो कि 3 एसी में रखी जाएंगी, 6 कॉपीज कहाँ रखी जाएंगी, 3 एसी में रखी जाएंगी। 4 कॉपीज आउट ऑफ 6 नीडेड टू फॉर राइट्स। अब यहाँ पर जैसे आप देखें, यहाँ पे 2 ब्लू कलर है ना, ये समझ 2 आपकी फाइल्स हैं, 2 ब्लू आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, 2 ब्लू आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, 2 येलो है यहाँ पर, तो 2 येलो आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, यहाँ पे नजर आ रहे हैं, बिल्कुल हाईली अवेलेबल जो है। और रीड स्केलिंग इसके अंदर आप देखें कि आपको रीड एप्लीकास जो है वो मल्टी एजीज के अंदर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, रीड एप्लीकास, ठीक है। तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ अरोरा, जो कि एक आपका मास्टर है, बाकी सारे आपके रीड रेप्लिकास हैं। अप टू 15 रीड रेप्लिकास सर्व्स रीड्स, वो रीड्स के ऑपरेशन जो है वो आपके बिल्कुल परफॉर्म कर रहे होते हैं। एंड सपोर्ट फॉर क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन, और ये नहीं कि एक ही रीजन के अंदर, आप मल्टी एजी के अंदर जो है क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन भी बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। और फीचर्स ऑफ अरोरा: automatic failover, backup and recovery, isolation and security, industry compliance, push button scaling, automatic patching with zero downtime, advanced monitoring or routine maintenance, or backtrack, restore data at any point of time without using the backups. So these are the beauties of Aurora. और उसके बाद अगर मैं मजीद चलूँ तो अरोरा सर्वरलेस, मैंने कहा था अरोरा जो है बेसिकली सर्वरलेस है, बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद आती है आपके पास इलास्टिक कैशे, नाम से जरा क्लियर हो रहा है जिन लोगों को कैश का आइडिया है। तो सेम वे आरडीएस इज टू गेट मैनेज रिलेशन डेटाबेसेस, इलास्टिक कैश इज टू गेट मैनेज रेडिस और मेम कैश, रेडिस के लिए और मेम कैश के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कैशेस are in memory databases with really high performance, low latency, help to reduce load of databases for read intensive workloads, helps to make sure your application stateless. AWS take care of OS maintaining, patching, optimization, सेटअप, कॉन्फ़िगरेशंस, मॉनिटरिंग, फेलओवर, रिकवरी एंड बैकअप्स, ये सारी चीजें एडब्ल्यूएस खुद मैनेज करता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यूजिंग इलास्टिक कैश इन्वॉल्व हैवी एप्लीकेशन कोड चेंजेस, इसका जो यूज केस है वो भी आपको बताया जा रहा है। और दूसरा, डेफिनेटली आपको कैश का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, आप इन चीजों को बिल्कुल अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर आपकी एप्लीकेशन है उसको कुछ डाटा रिक्वायर्ड है तो डेफिनेटली वो आरडीएस के पास जाती है, आरडीएस से बाद में उसको कैशे में रख दिया जाता है। और कैशे का ऑलमोस्ट हमारा इंडस्ट्री के अंदर मसले चलते ही रहते हैं। तो अगर कैशे में हो तो पहले वो कैशे को हिट करती है, नहीं है कैशे से मिस हो तो फिर वो डेफिनेटली आरडीएस से, और आरडीएस से लेने के बाद दोबारा इलास्टिक कैशे के अंदर उसको क्या कर दिया जाता है, स्टोर कर दिया जाता है। तो हेल्प रिलीव द लोड इन आरडीएस, आरडीएस से इसका लोड जो कम हो जाता है। कैशे मस्ट हैव एन इनवैलिडेशन स्ट्रेटजी, कब इसको इनवैलिडेट करना है वो ऐसी स्ट्रेटजी लाजमी होनी चाहिए कैशे के पास, टू मेक श्योर ओनली द मोस्ट करंट डाटा इज यूज्ड इन देयर। तो मोस्ट करंट यूजर डाटा जो है आपका कैशे के अंदर होना चाहिए, कोई फालतू डाटा जो है पुराना वगैरह जो यूज नहीं हो रहा वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और उसके बाद मजीद आगे चलते हैं, कुछ चीजें हैं जो कि चूजिंग फॉर राइट डेटाबेस चूज करनी हो तो कोई कहेगा सर कौन सी डेटाबेस हम चूज करें। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि 1 से 2 मिनट लगा के काइंडली ये कुछ लाइंस पढ़ लें अपनी तसल्ली अपने दिमाग के साथ। मैं पढ़ूं तो शायद जल्दी में पढ़ जाऊं, एक दफा के लिए काइंडली सब लोग लाइंस पढ़ लें।
सर हो गया कंप्लीट। हाँ यार, पी ली मैंने। वेब कैम ऑन करे, अटेंडेंस लूँ मैं आप लोगों की।